वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 8वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अप्रैल महीने के साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रोजेक्ट नेत्र के बारे में है। नेत्र का मतलब समझते हैं, आंख। मतलब आपको कुछ देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। क्या देखना है? बेसिकली जो सैटेलाइट्स हम अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ते हैं, अर्थ के ऑर्बिट में कई सारा डेब्रिस भी होता है, खराब मटेरियल। वो सैटेलाइट का हो सकता है, रॉकेट का हो सकता है। वो यूं ही घूमता रहता है, वो हमारे सैटेलाइट से टकरा सकता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन दैट केस जरूरत होती है कि हम वॉच करते रहें ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हमारे फंक्शनल सैटेलाइट के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो हम अपनी इस कैपेसिटी को बिल्डअप कर रहे हैं, इसरो ये काम कर रहा है कि हम किसी भी डेब्रिस को ट्रैक कर सकें कि वो कहीं हमारे सैटेलाइट से टकरा तो नहीं जाएगा। इसके लिए हम डिप्लॉय कर रहे हैं नए नए रडार्स और ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स। ये सारा काम नेत्र नाम के एक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस डेब्रिस ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। यहां पर पहला सवाल होता है कि स्पेस डेब्रिस होता क्या है। स्पेस डेब्रिस में रॉकेट की बॉडीज हो सकती हैं जिनका इस्तेमाल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। डाइफंक सैटेलाइट्स हो सकती हैं। सैटेलाइट्स का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल। उसके बाद वो सैटेलाइट काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन वो रहती तो ऑर्बिट में ही है और अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती रहती हैं। जब कोई मिशन के ऑपरेशंस चल रहे होते हैं तो कई सारे स्टेजेस होते हैं रॉकेट के। तो कुछ रॉकेट के जो स्टेजेस होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं हमारे अर्थ के ऑर्बिट में। तो जो उसका डेब्रिस होता है, जो उसका पार्ट होता है रॉकेट का, वो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में सर्कुलेट, ये जो चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देता है। जो ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप्स होते हैं स्पेस ऑब्जेक्ट्स के, वो भी आके वहां पे चक्कर लगाते रहते हैं। फर्दर जो एंटी सैटेलाइट टेस्ट होते हैं, जहां पर हम किसी सैटेलाइट को यहां से किसी मिसाइल के माध्यम से डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसके फ्रेगमेंट भी वहां पे ऑर्बिट में अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो मतलब बहुत सारा मटेरियल होता है जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। और इसी ऑर्बिट में कुछ फंक्शनल सैटेलाइट्स भी चल रही हैं और काम कर रही हैं। तो अगर ये सैटेलाइट्स के टुकड़े या फिर जो स्पेस डेब्रिस है वो उन सैटेलाइट से टकरा जाए तो वो उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर आप देखें तो ये जो डेब्रिस होता है वो 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है लो अर्थ ऑर्बिट में। मतलब अगर सेंटीमीटर के साइज का भी कोई ऑब्जेक्ट फंक्शनल सैटेलाइट के साथ कोलाइड कर जाए तो पूरी तरीके से उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसरो के अकॉर्डिंग आने वाले समय में स्पेस डेब्रिस का जो अमाउंट है वो दिन ब दिन बढ़ेगा। 2021 में सबसे ज्यादा स्पेस लॉन्चेस किए गए हैं। मतलब कि आने वाले समय में जो डेब्रिस है वो भी बढ़ता जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने सैटेलाइट्स को बचाने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत करें ताकि ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट से उन्हें बचा सकें। ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो कोई डेब्रिस है वो इस तरीके से प्रोजेक्शन में है कि हमारे सैटेलाइट से टकराएगा। इसरो का इनिशिएटिव है, फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है। इसरो प्लान कर रहा है कि कई सारी ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज हम डेवलप करेंगे, जैसे कि स्पेस डेब्रिस ट्रैकिंग रडार होगा। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे उसका साइज 10 सेंटीमीटर तक का ही क्यों ना हो या उसके ऊपर हो, वो उसे डिटेक्ट कर सकता है। और 1500 किलोमीटर की रेंज होगी इस प्रकार के रडार की। ऑप्टिकल टेलीस्कोप होगा जिसके माध्यम से हम इफेक्टिव सर्विलांस कर पाएंगे। डेटा प्रोसेसिंग यूनिट होगी और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर होगा। ये सभी मिलकर काम करेंगे प्रोजेक्ट नेत्र के तहत। देखिए, जो इनिशिएटिव्स होते हैं इसरो के, उस पर प्रश्न आता है। 2016 में मंगलयान पे प्रश्न आया था। हालांकि ये तो बहुत ही मैसिव इनिशिएटिव था या फिर प्रोजेक्ट था इसरो का। पहला स्टेटमेंट ये था कि मंगलयान को इसरो ने लॉन्च किया है, ये लगभग सभी को पता ही था। दूसरा ये है कि मंगलयान के जरिए भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया मार्स ऑर्बिटर मिशन को लेकर। ये गलत है, दुनिया चौथा देश बना था, दूसरा नहीं। ये इंडिया को एकमात्र ऐसा देश बना देता है जिसने एक बार में पहले अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट में अपना स्पेसक्राफ्ट भेज दिया। ये तो सही था। तो सही आंसर निकलेगा 1 and 3 ओनली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल राइट मॉन्स के बारे में है। राइट मॉन्स में 2 वर्ड्स हैं, एक तो राइट और दूसरा मॉन्स। पहले दोनों शब्दों का मतलब बता देता हूं, फिर बाकी की कहानी डिस्कस करेंगे। राइट ब्रदर्स का नाम सुना है, जिन्होंने ऐसा कहा जाता है कि पहली बार हवाई जहाज उड़ाया था। राइट ब्रदर्स, उन्हीं के नाम पर यह शब्द यहां पे जोड़ा गया है, राइट। मॉन्स का क्या मतलब होता है? मॉन्स बेसिकली होते हैं माउंटेन फीचर्स। माउंटेन फीचर्स का मतलब ये होता है कि ये पहाड़ की एक आकृति है जो प्लूटो पे पाई गई है, उसे ही नाम दिया गया है मॉन, और पूरा नाम राइट मॉन। अब आपको समझ में आ गया। नासा का एक प्रोब है, या फिर यू कैन से न्यू हॉरिजन प्रोब, जो है, जो यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहा है, उसने प्लूटो को लेकर कुछ फाइंडिंग्स अभी हाल ही में रिवील की हैं। जो प्रोब है यानी कि न्यू हॉरिजन, वहां पर उसने आइसी लावा का एक फ्लो आइडेंटिफाई किया। मतलब लावा गुजरा होगा, ऐसी आकृति बनी हुई थी
और आइस कवर्ड हमें ऐसा मिला है वहां पे। मान्यता यह है कि यह आकृति जो है वो 1 बिलियन साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। फाइंडिंग्स ये भी बताते हैं वहां पर एक विशेष प्रकार का माउंटेन फीचर हमें दिखा है जिसे राइट मॉन नाम दिया गया है। नासा का जो न्यू हॉरिजन है ये 2015 में काफी क्लोज से गुजरा था प्लूटो के, उसी समय की फाइंडिंग्स हमारे पास आज अवेलेबल है। राइट मॉन एक माउंटेन फीचर है, प्लूटो के ऊपर इसे पाया गया है। इसे न्यू हॉरिजन टीम ने राइट ब्रदर्स के नाम के ऊपर राइट मॉन नाम दे दिया है। राइट मॉन अगर एक माउंटेन फीचर है तो ये किस प्रकार का फीचर है? इसमें सपोज करिए ये जमीन है, ठीक है, तो जमीन से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की हाइट पर ऊंचा एक पहाड़नुमा आकृति हमें मिलेगी, जिसके सेंटर में हमें मिलेगा एक डिप्रेशन। ठीक है, ये डिप्रेशन 40 से 50 किलोमीटर चौड़ा होगा। इस प्रकार की आकृति हमें मिली है। ठीक है, तो मतलब ये तो हाइट जो है वो 4 से 5 किलोमीटर की मिलेगी। ये पूरा एरिया 150 किलोमीटर के आसपास का हो सकता है और बीच में हमें एक डिप्रेशन मिलेगा जो 40 से 50 किलोमीटर का होगा। इस प्रकार की आकृति को ही कहा गया राइट मॉन। साइंटिस्ट का ये मानना है कि आकृति जो दिखी है ये 1 या 2 बिलियन साल से ज्यादा पुरानी नहीं है और ये एक वॉल्केनिक स्ट्रक्चर है, जहां पर मे बी काइंड ऑफ क्रेटर आपको लग रहा होगा ना कि बीच में वॉल्केनो का एक क्रेटर बना हुआ है, तो ऐसी आकृति हमें वहां पे दिखी है। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो UVIT J2022 के बारे में है। इंडिया के एस्ट्रोनॉमर्स ने एक फेंट गैलेक्सी को डिस्कवर किया है, नाम दिया है यूविथ J 2022, जो अभी तक छुपा हुआ था। फेंट गैलेक्सी क्या होती है? देखिए, फेंट गैलेक्सी एक ऐसी गैलेक्सी होती है जो आसपास का जो डार्क स्काई है उसके कंपैरिजन में उनका जो ब्राइटनेस होता है वो काफी लो होता है, इसीलिए वो छुप के रह जाते हैं, दब के रह जाते हैं। मतलब उनकी जो ब्राइटनेस होती है वो आसपास के सराउंडिंग से 10 टाइम्स फेंटर होती है, मतलब कम होती है ब्राइटनेस, तो वो दिखते नहीं आसानी से। जो फेंट गैलेक्सीज होती हैं वो 15% यूनिवर्स का मास कवर करते हैं। उन्हें डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है बिकॉज उनकी ल्यूमिनोसिटी बहुत कम होती है, उनकी जो ब्राइटनेस होती है वो बहुत कम होती है। जैसे फेंट गैलेक्सी जो है उसे डिस्कवर किया गया है जब हम एक नोन गैलेक्सी को स्टडी कर रहे थे, उसका नाम था NCG 6902A। देखिए ये गैलेक्सी यहाँ पे है, ये गैलेक्सी कितनी ब्राइटर है अगर आप देख पा रहे हो इमेज में, तो हम इसे स्टडी कर रहे थे और इसके पास में यहाँ पर एक गैलेक्सी थी जो हमें दिखती ही नहीं थी, या तो हम उसे नजरअंदाज कर देते थे या हमें ऐसा लगता था कि ये इसी गैलेक्सी का पार्ट है। अभी समझ में आया कि नहीं ये तो एक ऑलटुगेदर डिफरेंट गैलेक्सी है जो कि अर्थ से 136 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है। चूंकि इसके पास में बहुत ही ब्राइटर गैलेक्सी है तो उसकी ब्राइटनेस के सामने ये दब जाता था और समझ में नहीं आता था कि है ये एक्सट्रीमली फेंट है, मतलब कि 10 गुना कम इसकी ब्राइटनेस है। सिग्निफिकेंस क्या है इस डिस्कवरी की? देखिए, इससे हमें पॉसिबिलिटीज पता चलेंगी कि ऐसी कई सारी और गैलेक्सीज हो सकती हैं जिनको या तो हम रॉन्गली इंटरप्रेट करते हैं या फिर उनके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर ही नहीं पाते बिकॉज वो हमें दिखते ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी हम यूनिवर्स में देख पाते हैं जो हमारे लिए नोन है उसे बैरियोनिक मैटर कहा जाता है, जिसमें शामिल हैं गैलेक्सीज, अर्थ, मून्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, ये सब बैरियोनिक मैटर कहे जाते हैं। ये 5% हमारे यूनिवर्स का पार्ट कवर करते हैं। बाकी 95% में शामिल है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जिनके बारे में बहुत कम जानकारी है और अभी ये एक्सप्लोर्ड एरिया है जिसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में है। गूगल पे ने अभी हाल ही में इस नए फीचर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, जहां पे उनका कोलैबोरेशन रहा है पाइन लैब्स के साथ। इसके माध्यम से अब पेमेंट करना आसान हो जाएगा। NFC नाम पे जाइए, नियर फील्ड मतलब बहुत ही नजदीकी से कम्युनिकेट करना। कैसा हो कि आप अपने फोन को महज जो एक POS मशीन होती है उसके नजदीक में लेकर जाएं और आपकी पेमेंट इनिशिएट हो जाए। आपको कोई डॉक्यूमेंट या डेटा ट्रांसफर करना है, दो फोन्स को बस आपस में एकदम नजदीक लाया जाए और जो डेटा ट्रांसफर है वो स्टार्ट हो जाए। इस प्रकार की तकनीक को कहा जाता है NFC। कई सारे मोबाइल डिवाइसेस में या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में NFC का फीचर होता है, यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये बिल्कुल ब्लूटूथ की तरह ही होता है, जहां पर आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से। यहाँ पे डिवाइसेस जो होती हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और फिर डेटा ट्रांसफर या फिर पेमेंट वगैरह कम्युनिकेट हो जाती है। ये शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है। जैसे ब्लूटूथ या बाकी के जो कम्युनिकेशन मेथड हैं उनमें आप काफी दूर से डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए काफी नजदीक लाना होता है, दैट्स वाई इसे कहा जाता है शॉर्ट रेंज। मतलब आपको डिवाइस को 6 सेंटीमीटर से ज्यादा नजदीक लाना होगा तब ये वर्क करेगा। बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेजी से जो इन्फॉर्मेशन या डेटा है वो बिल्कुल सिंगल टच पे कम्युनिकेट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर आप इस माध्यम का इस्तेमाल करके बिल्स पे कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड को एक्सचेंज कर सकते हैं, कूपन्स डाउनलोड कर सकते हैं, फिर एक डॉक्यूमेंट को भी NFC का इस्तेमाल करके शेयर कर सकते हैं। सो आपको समझ में आ गया, एक पिक्चराइजेशन हो गया, इट्स लाइक ब्लूटूथ, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए। जो भी डिवाइसेस NFC में इन्वॉल्व हैं उनके पास NFC चिप होना चाहिए, मतलब वो दोनों ही डिवाइसेस नियर फील्ड कम्युनिकेशन के लिए इनेबल्ड हो।
वो या तो फिजिकली टच करने पे काम कर जाते हैं या फिर थोड़ी सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की रेंज होती है लगभग, तो 6 सेंटीमीटर से कम की रेंज में जाएंगे तो डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टैप टू पे फॉर यूपीआई के लिए किया जा रहा है। मतलब कि गूगल पे का इस्तेमाल करके अगर आपका जो मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड स्मार्टफोन है, वो NFC इनेबल्ड है, तो आप उसका इस्तेमाल करके जो POS टर्मिनल होता है, पॉइंट ऑफ सेल, जो पाइन लैब एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल होगा जिसे ये पाइन लैब तैयार करेगा, उससे आप पेमेंट वगैरह कर पाएंगे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। अब इसका क्या फायदा होगा? फायदा देखिए ये है, क्योंकि ये डिवाइस तब काम करती है जब कम्युनिकेशन बहुत नजदीक से हो, 6 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, इसलिए अटैकर्स इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि दूरी बहुत कम होती है। फर्दर एक जेस्चर में आपको डिवाइस को रखना होगा, तब वो आपस में कम्युनिकेट हो पाते हैं। इन दैट केस डिवाइसेस कनेक्ट आसानी से हो जाते हैं, लेकिन अटैकर्स के लिए उन्हें कर पाना काफी मुश्किल होता है, तो ये कंपैरेटिवली सेफ टेक्नोलॉजी होती है। ये बात करते हैं mRNA टेक्नोलॉजी के बारे में। हाल ही में एक वैक्सीन मेकिंग कंपनी है, नाम है बायोलॉजिकल ई, उन्हें mRNA टेक्नोलॉजी दी जा रही है। ये टेक्नोलॉजी उन्हें दे कौन रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हब है, वो इस कंपनी को ये टेक्नोलॉजी दे रहा है। देखिए, टेक्नोलॉजीज को डिसेमिनेट करते हैं वेरियस कंपनीज को, ताकि ऐसी वैक्सीन वगैरह को तेजी से डेवलप किया जा सके जिनका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। कोविड-19 के लिए हमें तेजी से वैक्सीन की आवश्यकता है। देखिए, वैक्सीन को बनाने में यूजुअली अगर आप देखेंगे तो लगभग 8 सालों का समय लग जाता है, जो 3 लेवल का पूरा ट्रायल होता है उसको कंप्लीट करने में, जो ऑर्डिनरी वैक्सीन होती हैं उनको। लेकिन अगर हम mRNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वैक्सीन को बनाएं तो ये वैक्सीन तुलनात्मक रूप से कम समय में बन जाती हैं। अब ये वैक्सीन होती क्या है? यहां पे M का जो मतलब है वो है मैसेंजर, और RNA के बारे में आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो जो मैसेंजर RNA या mRNA टेक्नोलॉजी है वो हमारी सेल्स को इनेबल कर देती है कि वो किसी भी इंफेक्शियस डिसीज को लेकर अवेयर हो जाते हैं, उसे पहचान लेते हैं और हमारी बॉडी को बचाते हैं। इसके साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जो mRNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई वैक्सीन होती हैं, कि हमें इन्हें ठंडी जगहों पर रखना होता है, इसीलिए इनका ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। अब ये mRNA वैक्सीन बनाई कैसे जाती हैं और ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। आपने कोरोना वायरस के बारे में जाना है, कोरोना वायरस का एग्जाम्पल लेके इस बात को समझते हैं। कोरोना वायरस की अक्सर इमेज जो आपने देखी होगी वो कुछ ऐसी है। कोरोना वायरस में आपको दिखते हैं कुछ स्पाइक्स। ये स्पाइक्स सर्टेन प्रोटीन से बने होते हैं। जब कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो बेसिकली हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं उनके साथ अपनी इन स्पाइक्स को अटैच कर देता है, और अटैच करने के बाद वो इस पूरी सेल को इन्फेक्ट कर देता है। जब इस स्पाइक के प्रोटीन से अटैच होने के बाद हमारी सेल इन्फेक्ट हो जाती है, तो ये जो सेल है वो एक फैक्ट्री की तरह वर्क करने लगती है। मतलब ये सेल अगेन कई सारे कोरोना वायरस प्रोड्यूस करने लगती है, तो ये उनके लिए एक फैक्ट्री की तरह काम करने लग जाती है। इन दैट केस अगर हमें कोई वैक्सीन चाहिए तो हमें हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अभी जो कई सारे कोरोना वायरस हमारी बॉडी में फैल रहे हैं वो हमारे सेल्स को इन्फेक्ट करके उन्हें फैक्ट्रीज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और वायरस को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे रोकने के लिए हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वर्क करता है। लेकिन इम्यून सिस्टम को इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आखिर इसे काउंटर कैसे करना है, समय लगता है। इस ड्यूरेशन में ये वायरस प्रभावी होता है। एक बार हमारे इम्यून सिस्टम को ये पता चल जाए कि इसे काउंटर कैसे करना है, तो हमारा इम्यून सिस्टम कई तरीके की एंटीबॉडीज जनरेट करने लगता है, और फिर ये एंटीबॉडीज इन वायरस के जो स्पाइक्स हैं उनके साथ अटैच होकर इन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। कई बार ये काम बहुत डिले हो जाता है और किसी व्यक्ति की जान भी चली जाती है इस प्रकार के वायरस से होने वाली बीमारी से। अब यहां पर इस वायरस से बचने का जो तरीका होता है वो होता है वैक्सीन बनाना। वैक्सीन में बेसिकली हम करते क्या हैं कि इसी प्रकार के किसी वायरस को फेंटेड फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी में एंटर करवा देते हैं। जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उस वायरस को पहचान जाता है, और फिर अगर ओरिजिनल वायरस का अटैक होता है तो वो उसके लिए पहले से ही एंटीबॉडी बनाने के लिए तैयार होता है और हमारी बॉडी को उस वायरस से बचा सकता है। लेकिन इस प्रकार की वैक्सीन जिसमें हम किसी ओरिजिनल वायरस को फेंट करके या इनएक्टिव करके बॉडी में एंटर करवाते हैं, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहली बात तो ऐसी वैक्सीन को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। दूसरी बात कि ऐसी वैक्सीन में बेसिकली हम ओरिजिनल वायरस को ही फेंट करके या डीएक्टिवेट करके बॉडी में डाल रहे हैं, तो वो कुछ समय के लिए बॉडी में उस बीमारी के सिम्टम्स भी दिखाता है, यानी कि बॉडी को वीकन भी करता है। अगर हम केवल पूरे वायरस पे फोकस ना करके इस स्पाइक पर ही फोकस करें तो बताइए कैसा रहेगा। बताओ हमें पूरे वायरस से क्या काम है? असली बीमारी की जड़ तो ये स्पाइक है ना। तो हम इस सेल के डीएनए या आरएनए के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। जैसे ही हमें किसी वायरस के डीएनए या आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिल गई तो हम ये समझ जाते हैं कि ये स्पाइक जिस प्रोटीन से बन रहा है उसके लिए कौन सा आरएनए रिस्पॉन्सिबल है। तो उस आरएनए की हम कोडिंग कर लेते हैं, और फिर जो हम वैक्सीन बनाते हैं वो पूरे वायरस पे बेस्ड नहीं होती बल्कि उस आरएनए पर बेस्ड होती है
जिस आरएनए का इस्तेमाल करके ये वायरस इन स्पाइक्स को डेवलप करता है या वो प्रोटीन जनरेट करता है जिनसे ये स्पाइक्स बनती हैं और वो सेल्स के साथ अटैच होकर सेल्स को इन्फेक्ट करती हैं। एक बार हमने उस आरएनए को सिंथेटिकली लैब में बना लिया तो फिर हम उसकी मदद से बना लेते हैं वैक्सीन, और उसके बाद हम बॉडी में पूरा का पूरा वायरस नहीं डालते बल्कि सिर्फ वो आरएनए डालते हैं मैसेज कोडिंग के साथ। जब वो आरएनए हमारी बॉडी में जाता है तो बेसिकली वो एंटर कर जाता है हमारी सेल्स में, और अब जब सेल्स हैं तो वो सेल्स उस आरएनए की कोडिंग का इस्तेमाल करके इसी प्रकार के प्रोटीन वाले स्पाइक्स जनरेट करने लग जाते हैं। अब ये स्पाइक्स जैसे ही बॉडी में जाते हैं हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ऐसी स्पाइक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है। उसके बाद अगर वायरस का अटैक होता है तो ये एंटीबॉडीज ओरिजिनल वायरस से भी लड़ने के लिए तैयार होती हैं। इसका फायदा क्या होता है कि एमआरएनए, अब देखिए जो आरएनए हम बाहर लैब में बनाते हैं बेसिकली वो हमारी सेल्स के लिए एक मैसेंजर की तरह काम करता है। वो मैसेज देता है कि भाई आपको इस प्रकार का आरएनए तैयार करना है या प्रोटीन सिंथेसाइज करना है। इसीलिए इस प्रकार के आरएनए को जो बाहर से वैक्सीन के फॉर्म में भेजा जाता है उसे आरएनए की बजाय एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। तो ये जो आरएनए होता है, पहली बात तो ये हमारी बॉडी में सिम्टम्स क्रिएट नहीं करता क्योंकि ये वायरस नहीं होता, केवल प्रोटीन होता है, और दूसरा इस प्रकार की वैक्सीन को बनाने में समय भी कम लगता है। तो आपने एमआरएनए का पूरा सिस्टम समझ लिया और ये वैक्सीन कैसे वर्क करती हैं। कुल मिला के जो बातें मैंने आपको आसान भाषा में समझाई हैं उन्हीं बातों को यहाँ वर्ड्स के फॉर्मेट में लिखा गया है। ये कुछ वायरल प्रोटीन्स होते हैं, एमआरएनए का इस्तेमाल करके या मैसेंजर आरएनए का इस्तेमाल करके हम डीएनए को या जो हमारी सेल्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं उस प्रकार के प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने को लेकर। फिर ये प्रोटीन्स बनने लग जाते हैं और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उनके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि ये जो आरएनए होते हैं ये सॉलिटरी होते हैं, मतलब उस वायरस से अलग होते हैं, तो हमारी बॉडी के डिफेंसिव रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत तो करते हैं लेकिन सिम्टम्स क्रिएट नहीं करते उस बीमारी के। ये मामला एमआरएनए टेक्नोलॉजी और उससे बनाई जाने वाली वैक्सीन का हो गया। WHO के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हब की बात करते हैं। ये कोविड-19 इमरजेंसी को एड्रेस करने के लिए तैयार किया गया। इसके माध्यम से जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज हैं वैक्सीन वगैरह बनाने को लेकर उसे कुछ कंपनीज को सौंप दिया जाएगा ताकि हम उन वैक्सीन को और तेजी से डेवलप कर सकें। इसके लिए हम कोविड-19 ही नहीं बल्कि मलेरिया, HIV और कैंसर जैसी बीमारियों को भी टारगेट कर सकते हैं। कल स्प्लिंटर नेट के बारे में है, थोड़ा अजीब सा टाइटल लग रहा होगा, मे भी आपने इसके बारे में सुना हो, मे भी ना सुना हो। रशिया ने जो हमला किया है यूक्रेन के ऊपर, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि स्प्लिंटर्ड नेट या फिर स्प्लिंटर्ड इंटरनेट की जो भावना है उसमें बढ़ावा होगा। स्प्लिंटर्ड का मतलब होता है विभाजित करना, अलग अलग कर देना। अब भला इंटरनेट को कैसे अलग कर सकते हैं? हमें पता है कि इंटरनेट यूनिफाइड होता है। लाइक आप यहां से कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो फिर आप किसी भी देश की वेबसाइट को या मटेरियल को एक्सेस कर पाते हैं क्योंकि एक यूनिफाइड इंटरनेट है जो पूरी दुनिया में वर्क करता है। पहले क्या होता था कि जब हम एक आदिवासी जीवन जिया करते थे तब तो कोई नेशनल बाउंड्री नहीं थी, सभी लोग लगभग एक धरती पे ही रहते थे। फिर धीमे धीमे मानवता का विकास हुआ और हमने आर्टिफिशियल बाउंड्रीज डिवाइड करके अलग अलग देश बना लिए। यहां पर एक डिवीजन हुआ, लेकिन फिर भी एक बात की सहूलियत थी कि हम एक सिंगल इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए थे। देश भले ही अलग अलग थे लेकिन इंटरनेट एक ही था। लेकिन धीमे धीमे इस भावना का भी विकास हो रहा है कि हर देश के पास अपना खुद का इंटरनेट होना चाहिए। खुद का इंटरनेट, इसे ही कहा जा रहा है स्प्लिंटर नेट, यानी कि इंटरनेट को तोड़ देना। इस शब्दावली का इस्तेमाल सबसे पहली बार क्लाइड वाइन क्रूज ने किया था। ये एक लाइबर्टेरियन थिंक टैंक काटो इंस्टीट्यूट के रिसर्चर हुआ करते थे। ये विचार इनके मन में 2001 में आया। इन्होंने कहा कि एक ही इंटरनेट क्यों होना चाहिए, हर देश के पास अपना खुद का इंटरनेट हो सकता है। तो स्प्लिंटर नेट में बेसिकली इंटरनेट को स्प्लिंटर्ड कर दिया जाता है अलग अलग रियाल में, यानी कि अलग अलग कंट्रोल जो पावर्स हैं उनके हाथ में हो जाता है। अब आप इंटरनेट को कैसे विभाजित करते हैं, कैसे अलग करते हैं? इसका मतलब बिल्कुल साफ है। आप अपने देश में बाकी देश का मटेरियल जो एक्सेसिबल है उसे रोक दीजिए। जो ग्लोबल एप्लीकेशंस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, फोरम्स हैं, उन्हें एक्सेसिबल बनाइए ही मत, बल्कि उसके अल्टरनेटिव्स अपने यहां पैदा कर लीजिए। तो आपके यहां के निवासी जो अमेरिका में इंटरनेट पर डेटा अवेलेबल है उसका इस्तेमाल अपने देश में नहीं कर पाएंगे, तो आपका इंटरनेट लोकलाइज्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो इंटरनेट होगा वो स्प्लिंटर नेट बन जाएगा। इसे साइबर बाल्कनाइजेशन या इंटरनेट बाल्कनाइजेशन के नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे बाल्कन की कंट्रीज कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में टूट गई, वैसे उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में इंटरनेट भी अलग अलग कंट्रीज के पास बंट जाएगा। यहां पर एक मामला यह है कि इसके बजाय कि आप इंटरनेट के ऊपर रेगुलेशन लगाएं कि ये मटेरियल हमारे देश के लोग एक्सेस करेंगे, ये नहीं करेंगे, उसके बजाय आप ब्लॉक कर दो किसी भी देश के मटेरियल को पूरी तरीके से। आपके यहां आपके देश का मटेरियल होगा, ना आपका कोई और देखेगा, ना कोई किसी अन्य देश का मटेरियल आपके लोग देखेंगे।
पिछले 2 दशकों में जो इंटरनेट की स्प्लिंटरिंग है वो लिमिटेड वेज में आगे बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इस पे काम नहीं किया जा रहा। जैसे चाइना का ग्रेट फायरवॉल, ये एक इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से वो अमेरिकन टेक जायंट्स को अपने यहां से दूर रखते हैं, चाहे वो ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, बल्कि ये इसके अल्टरनेटिव्स अपने यहां तैयार करते हैं। मतलब इन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल चाइना के लोग नहीं करते, तो वो उस पर अवेलेबल डेटा या उससे जुड़े हुए लोगों की एक्सेसिबिलिटी से भी कट जाते हैं। ये भी स्प्लिंटरिंग जो इंटरनेट की है उसका ही एक एग्जाम्पल है। 2019 में रशिया ने पास किया ऑनलाइन आयरन कर्टन। ये एक सॉवरेन इंटरनेट लॉ था जिसमें उन्होंने बोला कि वो जो इंटरनेट है रशिया का उसको दुनिया के बाकी हिस्से से डिस्कनेक्ट कर देंगे। ईरान के पास भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट प्रपोज रहा, नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क या नेशनल इंटरनेट इन ईरान। इसे स्टेट ओन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो ईरान की है उसने शुरू किया था। वो भी इसी तरीके से जो ईरान के लोग हैं उनके इंटरनेट को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। फर्दर एक हलाल इंटरनेट का कॉन्सेप्ट भी आया जिसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने स्टार्ट करने का प्लान बनाया, जिसमें यह था कि जो इस्लामिक वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके बेसिस पर ही इंटरनेट पे मटेरियल अवेलेबल होगा और उसे एक्सेस किया जा सकेगा। बाकी जो मटेरियल है जो इस्लामिक वैल्यूज के खिलाफ है उसे अवेलेबल नहीं बनाया जाएगा, एक्सेसिबल नहीं बनाया जाएगा। तो इंटरनेट की स्प्लिंटरिंग का मामला आपको समझ में आ गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल XE वेरिएंट के बारे में है। ये ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है, यानी कि कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस ने हमको बहुत ज्यादा परेशान किया, हमने उसके लिए वैक्सीन भी बनाई, लेकिन कोई भी वायरस एग्जिस्टिंग सिचुएशंस को काउंटर करने के लिए या खुद को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए अपने वेरिएंट्स तैयार करता है। अपने वेरिएंट्स तैयार करने के लिए एक बहुत ही कॉमन सा तरीका हर वायरस इस्तेमाल करता है, जहां पर वो वायरस अपने जीनोम में कुछ बदलाव कर लेता है या फिर कोई म्यूटेशन कॉज करता है। यूजुअली हम इसे एरर बोलते हैं, लेकिन इन्हीं एरर के माध्यम से नए वेरिएंट्स बन जाते हैं। ये जो वेरिएंट्स हैं वो तो कई सारे कोरोना वायरस के आए और हमने उन्हें हैंडल भी किया। इन बिटवीन उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेरिएंट आया, दैट वाज ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन ने कोविड-19 की 3rd वेव को कॉज किया और ये बाकी वेरिएंट्स की तुलना में सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बना। लेकिन ये नए नए वेरिएंट्स बना के शायद कोरोना भी परेशान हो गया था। उसके बाद ओमिक्रॉन ने एक अजीबोगरीब कदम उठाया जो रेयरली कोई वायरस करता है, और ये बदतमीजी कही जाएगी। ओमिक्रॉन ने रिकॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया है। रिकॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके उसने एक नया वेरिएंट तैयार किया है, और ये जो रिकॉम्बिनेशन के बाद वेरिएंट तैयार हुआ है इसे ही कहा गया है XE वेरिएंट। ये गलत है, अक्सर वायरस ऐसा नहीं करते और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दे शुड प्ले फेयर। तो इसलिए इस समय तो ह्यूमंस यही कह सकते हैं कि चीटिंग करता है तू। ये चीटिंग ही है जो अभी ओमिक्रॉन ने की है। ये जो XE वेरिएंट आया है ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन की तुलना में ये 10% ज्यादा ताकतवर है और तेजी से फैलता है। XE को फॉर द फर्स्ट टाइम जनवरी 2022 में यूके में डिटेक्ट किया गया और अभी अलग अलग देशों से लगभग इसके 600 सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। ओमिक्रॉन के बेसिकली 2 सब वेरिएंट्स थे, एक का नाम था BA.1 या BA.1 और दूसरे का BA.2। एक BA.3 सब वेरिएंट भी था, हालांकि उसे ज्यादा कोई भाव नहीं देता था क्योंकि वो ज्यादा लीथल नहीं था। अभी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से BA.1 और BA.2 के कॉम्बिनेशन से ये बना है XE वेरिएंट। ये एक रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट किसी भी वायरस का 2 सब वेरिएंट्स के कॉम्बिनेशन से तैयार होता है। यह बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है, अक्सर ऐसा वायरस नहीं करते, लेकिन ओमिक्रॉन ने ऐसा किया। 2 डिफरेंट लीनिएज के जो वायरस होते हैं वो किसी भी होस्ट या ह्यूमन बॉडी के किसी एक सेल को एक साथ इन्फेक्ट कर देते हैं और अपनी जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको एक्सचेंज करके एक नया वेरिएंट तैयार कर लेते हैं। रिकॉम्बिनेशन जो लिनिएज का होता है वो कई प्रकार के वायरसेस में हो सकता है, जिसमें इन्फ्लुएंजा कॉज करने वाले वायरस भी हो सकते हैं एंड ऑब्वियसली कोरोना वायरस भी, बट ये रेयर है, लेकिन अभी हाल ही में देखा गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल निपाह वायरस के बारे में है। अभी 51 बैट्स जो कैप्चर किए गए कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी से, वहां पर हमें IgG एंटीबॉडीज मिली हैं बैट्स में निपाह वायरस की, मतलब वो इससे इन्फेक्टेड रहे होंगे। निपाह वायरस एक जेनेटिक वायरस है। जेनेटिक का मतलब ये होता है कि ये जो वायरस होते हैं ये बीमारी को किसी एनिमल से इंसान में कॉज कर सकते हैं। इसे मलेशिया और सिंगापुर में 1998 और 1999 में फॉर द फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया गया। ये सबसे पहले डोमेस्टिक पिग्स यानी पाले जाने वाले सुअर में देखा गया। फर्दर कई सारे और डोमेस्टिक एनिमल्स में जैसे कि डॉग्स, कैट्स, गोट्स, हॉर्सेस एंड शीप में भी इसे डिटेक्ट किया गया। ये वायरस
लोगों तक किसी एनिमल से पहुंच सकता है और कंटेमिनेटेड फूड के माध्यम से किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में भी जा सकता है। फ्रूट बैट्स, ऐसा माना जाता है कि वो नेचुरल रिजर्वायर होते हैं इस प्रकार के वायरस के, ये उसे कैरी करते हैं। सिम्टम्स में किसी व्यक्ति को एक्यूट एंसेफेलाइटिस या रेस्पिरेटरी इलनेस देखने को मिल सकती है। वर्तमान में इस वायरस के प्रिवेंशन के लिए हमारे पास कोई भी वैक्सीन नहीं है, महज सपोर्टिव केयर के माध्यम से ही हम इसे रोकने की कोशिश करते हैं। वायरस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, निपाह पे नहीं, लेकिन 2017 में जीका पे प्रश्न पूछा गया। पहला स्टेटमेंट था कि ट्रॉपिकल रीजन में जीका वायरस डिसीज कुछ या जो इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट्स डेंगू, मतलब ये डेंगू ट्रांसमिट करने वाले मॉस्किटो से ही फैलता है जीका वायरस का सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। यहां पर दो के दोनों ही गिवन स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, सो सी विल बी द आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल EOS-02 सैटेलाइट के बारे में है। EOS का फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसके पहले सैटेलाइट्स के अलग अलग नाम हुआ करते थे जिनको भेजा जाता था अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। फिर सरकार ने प्लान ये किया कि अब से 2020 के बाद से कि जो भी सैटेलाइट्स अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए भेजी जाएंगी उन्हें हम टाइटल देंगे EOS, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। उसके बाद ये 1, 2, 3, 4 का क्रम शुरू हुआ। हालांकि 2 के आगे की सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुकी हैं, लेकिन 2 अटका हुआ है। EOS-2 इसे एक्चुअली में जो 2021 का चौथा क्वार्टर था, यानी कि लास्ट क्वार्टर, उसमें ही 2021 के लास्ट में इसको लॉन्च किया जाना था, बट ऐसा हो नहीं सका। तो EOS-2 को अब 2022 के सेकेंड क्वार्टर में लॉन्च किया जाएगा, ऐसी न्यूज आई है। नाम से स्पष्ट है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, मतलब इनका काम होगा कि ये अर्थ को ऑब्जर्व करें और इंफॉर्मेशन कन्वे करें। काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट होगी कि कैसे नई टेक्नोलॉजीज को हम स्पेस में वर्क कर सकते हैं अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। इसे लॉन्च किया जा रहा है इसरो के द्वारा। इसको लॉन्च करने के लिए जो हम लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी SSLV-1, यही इस सैटेलाइट को कैरी करेगा। जो सैटेलाइट है ये 4 स्टेज का एक माइक्रो सैटेलाइट है जो अपने साथ लेकर जाएगा 500 kg का एक पेलोड सन सिंक्रोनस लो अर्थ ऑर्बिट में। इसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जाएगा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जो मिनिएचराइज्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या रिएक्शन व्हील्स हैं, इन सभी को लेकर ऑब्जर्वेशन करके ये जानकारियां हमें कन्वे करेगा। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जुपिटर लाइक प्रोटो प्लैनेट के बारे में है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं प्रोटो प्लैनेट का मतलब बता देता हूं। प्रोटो प्लैनेट को आप अब प्लैनेट इन मेकिंग बोल सकते हो, मतलब एक ऐसा प्लैनेट जो अभी बन ही रहा है, बना नहीं है। जब भी कोई प्लैनेट बनता है तो उसके चारों ओर धूल, मिट्टी के कण या चट्टानों की एक डिस्क होती है, ठीक है, और उसके सेंटर में एक कोई छोटा सा रॉकी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके चारों ओर ये पूरी डिस्क बनी होती है। तो ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है इसे ही प्रोटो प्लैनेट कहा जाता है। ये काफी छोटा होता है साइज में, लेकिन आने वाले समय में ये जो सभी पार्टिकल्स हैं डस्ट के, धूल के, ये इसके ऊपर सस्पेंड होकर इसके साइज को बड़ा बना सकते हैं। दैट्स वाई प्रोटो प्लैनेट को प्लैनेट इन मेकिंग कहा जाता है। वर्तमान में एक न्यूज आई है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक फोटोग्राफ कैप्चर करी है एक ऐसे प्लैनेट की जो जुपिटर के जैसा ही है, मतलब ये गैसियस प्लैनेट होगा जिसके सेंटर में एक छोटा सा कोर होता है, बहुत बड़ा कोर नहीं होता, बाकी गैस के पार्टिकल्स से पूरा जो प्लैनेट है वो बना होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे उम्मीद है कि जब हमारा जुपिटर बना होगा तो बिल्कुल उसी प्रक्रिया के माध्यम से बना होगा। बनने की प्रक्रिया काफी इंटेंस और वायलेंट है, इसीलिए रिसर्चर्स इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। ये जो न्यू फॉर्मिंग प्लैनेट है जो बनी रहा है, इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया और इसे नाम दिया गया AB ऑरिगाई B। ये एक प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क से घिरा हुआ है। जैसे कि जो प्रोटो प्लैनेट होते हैं, ये छोटा सा जो रॉकी ऑब्जेक्ट बीच में है, आप इसे प्रोटो प्लैनेट कहोगे, और इसके चारों ओर ये जो धूल कण की डिस्क बनी हुई है इसे प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क कहा जाएगा, जो इसके चारों ओर फैली हुई है। तो एक डिस्क है इसके चारों ओर जो घूम रही है। ये जिस तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो तारा 2 मिलियन साल पुराना होगा। काफी यंग स्टार है, बहुत पुराना स्टार नहीं है, मतलब ये पूरा सोलर सिस्टम डेवलप ही हो रहा है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जब हमारा सोलर सिस्टम बना होगा। तो जिस स्टेज में जुपिटर जैसा ये प्लैनेट है, जब इस स्टेज में हमारा जुपिटर रहा होगा तो हमारे सन की एज भी लगभग यही रही होगी। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ गए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट आ गया है जुपिटर का और सन की एज भी हो गई है, बट ये बिल्कुल सेम है जैसे हमारा सोलर सिस्टम डेवलप हुआ था, बिल्कुल वैसे ही ये भी डेवलप हो रहा है। हमारे सन से ये 531 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। ये जो प्रोटो प्लैनेट है ये हमारे जुपिटर से 9 गुना ज्यादा बड़ा है, मतलब इसका साइज काफी बड़ा है। ये अपनी होस्ट स्टार के चारों ओर चक्कर लगा रहा है
और ये जितनी दूरी पर चक्कर लगा रहा है वो 8.6 बिलियन माइल्स है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यूजुअली जो भी हम प्लैनेट सर्च करते हैं, तो जैसे ये सन है हमारा, और यहां पर कई सारे प्लैनेट्स के बाद हम पहुंचते हैं प्लूटो पे, ठीक है। तो प्लूटो और सन के बीच की जो डिस्टेंस है, ज्यादातर जो हम एक्सो प्लैनेट सर्च करते हैं वो अपने स्टार से इसी डिस्टेंस के बीच में होते हैं, जो समझ में आता है कि सोलर सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है। अभी जो हमें जुपिटर मिला है, वो सपोज करो कि यहां प्लूटो है, तो वो इससे दोगुनी दूरी पर एग्जिस्टेंस में है अपने स्टार से। मतलब हमारे स्टार में जो सोलर सिस्टम में जो आखिरी प्लैनेट है, उसके कंपैरिजन में वो दुगनी दूरी पर लोकेटेड है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया कि ये प्लूटो और सन की दूरी से दुगनी दूरी पर लोकेटेड है, जैसा कि हमें बहुत कम प्लैनेट्स के साथ देखने को मिलता है। यूजुअली वो इसी रेंज में हमें मिल जाते हैं, उसी डिस्टेंस पे मिल जाते हैं जिस डिस्टेंस पे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में लोकेटेड है। नासा के अकॉर्डिंग जो डिस्कवरी है, ये लॉन्ग डिबेटेड जो थियरी है डिस्क इंस्टेबिलिटी की, उसको भी सपोर्ट करती है। कुछ लोग नहीं मानते थे, जैसे प्लैनेट्स के बनने की प्रक्रिया वही है कि एक छोटा सा कोर होता है, उसके चारों ओर एक धूल कण की डिस्क होती है, फिर ये धीमे धीमे सस्पेंड होते हैं और प्लैनेट का साइज बढ़ जाता है। ये डिस्क इंस्टेबिलिटी थियरी है। कई सारे लोग इसको नहीं मानते थे, लेकिन ये डिस्कवरी इस बात को भी जस्टिफाई करती है। जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, इसमें ये एक प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, जहां पर नासा और ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व है, ठीक है। प्रोटोप्लैनेट्स क्या होते हैं? ये छोटी सी सेलेस्टियल बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्मॉल प्लैनेट की तरह ही होते हैं। ये ड्वार्फ प्लैनेट का भी छोटा वर्जन आप बोल सकते हो। इसके चारों ओर एक डिस्क होती है धूल के कण की। एस्ट्रोनॉमर्स का ऐसा मानना है कि सोलर सिस्टम जब हमारा क्रिएट हो रहा था, तो उस दौरान भी इस प्रकार के कई सारे प्रोटोप्लैनेट्स रहे होंगे। डिस्क इंस्टेबिलिटी थियरी वही बोल रही है कि जो डिस्क होती है किसी भी प्रोटोप्लैनेट के आसपास, उसमें जो धूल के कण होते हैं वो धीमे धीमे सेंटीमीटर साइज के पेबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो सस्पेंड होकर एक प्लैनेट का निर्माण करते हैं। और ये जो प्लैनेटेस्टिमल्स हैं, ये किलोमीटर साइज के भी हो जाते हैं समटाइम्स, और ये सस्पेंड होकर कुल मिला के एक प्लैनेट बना देते हैं। तो ये तो है इंस्टेबिलिटी थियरी। होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट के बारे में है। इंडिया ने अभी हाल ही में सक्सेसफुली से टेस्ट फायर किया है। ये मल्टीपल टेस्ट फायर इसके अभी तक हो चुके हैं इस पूरे फ्यूल सिस्टम के। ये चौथा है, आई होप पॉसिबली, क्योंकि इसके पहले भी 3 हो चुके हैं। इसे जो उड़ीसा के कोस्ट पे चंडीपुर है लोकेशन, वहां से टेस्ट किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट ये एक मिसाइल प्रपल्शन सिस्टम है। मिसाइल प्रपल्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो मिसाइल को एनर्जी देता है फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए, टारगेट को हिट करने के लिए। ये अपने आप में मिसाइल नहीं होती, बल्कि मिसाइल को चलाने वाला एक सिस्टम होता है। इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी दुनिया के बहुत कम देशों के पास है, जिसका इस्तेमाल लॉन्ग रेंज में एयर टू एयर मिसाइल्स में किया जा सकता है। लंबी दूरी तक इससे आप मिसाइल्स को फ्लाई करवा सकते हैं। टेक्नोलॉजी सॉलिड फ्यूल्ड एयर ब्रीदिंग रैमजेट इंजन, ये इस सिस्टम पे बेस्ड है। ध्यान दीजिएगा कि होता क्या है कि जो एक ऑर्डिनरी सॉलिड फ्यूल इंजन होता है, वहां पे जब एक रॉकेट उड़ रहा होता है तो उसमें जो फ्यूल होता है उसके साथ साथ उसमें ऑक्सीडाइजर्स भी रखने होते हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जो इस फ्यूल को बर्न करने में हेल्प करें, बिकॉज ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो कुछ बर्न करेगा नहीं। अब इससे उस रॉकेट में फ्यूल के रखने की जगह कम हो जाती है। कैसा होगा कि अगर ये ऑक्सीजन ये रॉकेट एटमॉस्फेयर से ही ले ले, तब ये जो फ्यूल ऑक्सीडाइजर फ्यूल के साथ रखने की जरूरत पड़ती है जिसकी मदद से फ्यूल जले, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। रैमजेट इंजन ऐसे ही काम करता है। रैमजेट इंजन में आपको केवल फ्यूल रखने की आवश्यकता है, आपको ऑक्सीडाइजर रखने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन रखने की जरूरत नहीं है। तो इससे आप इस रॉकेट में ज्यादा फ्यूल स्टोर कर सकते हैं। और जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, जो एक लॉन्चिंग पीरियड होता है, उस थ्रस्ट को तो ये गेन कर लेता है सॉलिड फ्यूल से। उसके बाद जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है और उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके फ्यूल बर्न करता है। एंड दैट इज द रीजन कि ये काफी अच्छी स्पीड में जा सकता है। मतलब ये 3 मैक की स्पीड अटेन कर सकता है और काफी 120 किलोमीटर तक की रेंज भी ले सकता है। इसका राज ही यही है, बिकॉज इसके पास ज्यादा फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी होगी, ऑक्सीडाइजर रखना ही नहीं है, ये फायदा हो जाता है। इसीलिए ये एरियल टारगेट को अच्छे से काफी लंबे रेंज तक हिट कर सकता है और अच्छी स्पीड अटेन कर सकता है सुपरसोनिक की। एयर टू एयर मिसाइल्स में इसका इस्तेमाल या SFDR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हमें ऑक्सीडाइजर्स की नीड नहीं होती और ये सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, हाई मैन्यूवरेबिलिटी भी अटेन कर सकता है। तो रैमजेट इंजन का फंडामेंटल आपने समझ लिया कि यहां पर वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेता है। दैट्स वाई कि ये एटमॉस्फेयर के ऊपर नहीं जाते। जो ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर के नीचे ही फ्लाई करते हैं।
ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके कभी भी फ्लाई नहीं करते क्योंकि वहां ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। रैमजेट इंजन की लिमिटेशन भी है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल माइक्रो स्विमर्स के बारे में है। माइक्रो स्विमर्स मतलब कुछ छोटा, ऐसा जो स्विम कर सकता हो। कहाँ स्विम करेगा? हमारे ब्लड में स्विम कर सकता है, हमारे किसी बॉडी फ्लूइड में स्विम कर सकता है, और वहां पर वो दवाइयां पहुंचा सकता है। ये बहुत छोटा होगा। ये ड्रग डिलीवरी के लिए काफी कारगर हो सकता है, स्टडी के लिए भी कारगर हो सकता है। रिसर्चर्स ने एक माइक्रोबॉट डेवलप किया है। आप इसे माइक्रो रोबोट कह लीजिए, माइक्रो रोबोट को शॉर्ट में माइक्रोबॉट बोल देते हैं। ये 2 डायमेंशनल कंपाउंड है बेसिकली, जो बनाया गया है पॉलीहेप्टेजीन इमिड कार्बन नाइट्राइड से। ये जो वर्ड है पॉलीहेप्टेजीन इमिड, इसे आप PHI शॉर्ट में बोल सकते हो। तो कुल मिलाकर ये बनाया गया है PHI कार्बन नाइट्राइड से, जिसकी एक खास बात होती है, अभी हम समझेंगे। जो माइक्रोबॉट्स होते हैं ये मिनिचराइज्ड ह्यूमंस होते हैं। एक इंसान को आपने बहुत माइक्रोमीटर के लेवल पे ला दिया और फिर आप उसको जो काम बोलो वो कर दे, यही वाली बात हो गई। इसका जो साइज है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है। 1 माइक्रोमीटर 1 मीटर का 1 मिलियंथ पार्ट होता है। अगर आप थोड़ा और पिक्चराइज करना चाहें तो जो एक बैक्टीरिया या वायरस होता है वो 0.2 से 2 माइक्रोमीटर के होते हैं, और ये है 10 माइक्रोमीटर का, मतलब बहुत छोटा है, दिखेगा तो नहीं। सेल्फ प्रोपेल होते हैं ये खुद से ही। अगर इन्हें लाइट मिल जाए तो लाइट से ही खुद को एनर्जाइज कर लेते हैं। तो PHI या जो ये माइक्रोबॉट होते हैं, अगर ये ब्लड में गए तो ये स्विम करके वहां पहुंचेंगे कैसे जहां इनको जाना है। सपोज करिए कि एक कैंसर सेल है, उसको हिट करना है किसी ड्रग या मेडिसिन के जरिए, तो ये माइक्रोबॉट सीधा उस कैंसर सेल के पास जाएगा और उस पर दवा डिलीवर कर देगा, जिसके बाद वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इससे कई तरीके के इलाज संभव हो पाएंगे। PHI कार्बन नाइट्राइड माइक्रो पार्टिकल्स फोटो कैटलिस्ट होते हैं, मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में ये खुद को एक्टिवेट कर देते हैं, और जो चार्जेस ये अपने आसपास क्रिएट करते हैं वो इस लिक्विड में एक प्रकार की इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है। आप यूं कह सकते हो कि आसपास का जो लिक्विड है वो एक्टिव हो जाता है, और जब वो लिक्विड एक्टिव हो जाएगा तो उस लिक्विड में एक फ्लो आ जाएगा, और उसी फ्लो के सहारे ये माइक्रोबॉट्स भी फ्लो करेंगे जो भी लिक्विड में ये प्रेजेंट है, चाहे वो ब्लड हो या फिर कोई अदर बॉडी फ्लूइड हो। सिग्निफिकेंस ये है कि इसके माध्यम से हम ब्लड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉडी के किसी अदर फ्लूइड का इस्तेमाल कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी में इन माइक्रो स्विमर्स को भेजने के लिए या माइक्रोबॉट्स को भेजने के लिए, जिसके माध्यम से हम कैंसर सेल पे ड्रग्स ड्रॉप कर सकते हैं, या किसी अन्य स्पॉट पे अगर हमें मेडिकेशन पहुंचाना है तो बॉडी में टारगेटेड तरीके से मेडिकेशन पहुंचाया जा सकेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सियम 1 मिशन के बारे में है। पहला प्राइवेट मिशन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गया। इसके पहले भी प्राइवेट मिशन गए हैं, लेकिन वो लो अर्थ ऑर्बिट में जाकर यूं चक्कर लगा के वापस आ गए थे। उन्होंने जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में खुद को डॉक नहीं किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। एक्सियम 1 मिशन जो गया है ये पहला प्राइवेट मिशन है जिसने खुद को डॉक किया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ये फर्स्ट ऑल प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है। यूएस बेस्ड कंपनी जो एक्सियम स्पेस है उसने इस मिशन को भेजा है। मिशन को लॉन्च किया गया नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि फ्लोरिडा में लोकेटेड है, और ये स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन एंडेवर के तहत जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको लेकर गया। पर्पस यही है कि एस्ट्रोनॉट्स 1 हफ्ते का समय लगभग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बिताएंगे, जिसके दौरान साइंटिफिक रिसर्च, आउटरीच और कमर्शियल एक्टिविटीज को ध्यान में रखा जाएगा। एक्सियम स्पेस की बात करें तो ये एक कंपनी है जो बेसिकली फोकस करती है स्पेस ट्रेवल पे, कोशिश करती है कि स्पेस ट्रेवल को कमर्शियली अवेलेबल बनाया जाए, मतलब कोई पैसा देके स्पेस पे जा सके। इसके अलावा ये स्पेस की अंडरस्टैंडिंग को भी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जब कोई एस्ट्रोनॉट जाता है वहां पे तो ह्यूमन बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो रिसर्चर्स इस संबंध में रिसर्च भी कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 5G वर्टिकल एंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप प्रोग्राम के बारे में है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इनवाइट किया है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 5G वर्टिकल एंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई एंटिटी आती है और ये कहती है कि देखिए इस प्रोग्राम में हम बहुत इंटरेस्टेड हैं और हम 5G का जो इंफ्रा है डेवलप करना चाहते हैं, इस संबंध में हम सर्विसेज देना चाहते हैं, तो अपना इंटरेस्ट शो कर देते हैं। इसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है। इसके माध्यम से हम एक कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप तैयार करेंगे ताकि इंडिया में 5G का जो इकोसिस्टम है उसको तैयार करने के लिए हम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा कर सके। इंडिया 5G की ओर काफी तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया के कई सारे देशों ने 5G को धीमे धीमे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इंक्लूडिंग यूएसए ने तो 2020 में ही कई सारी सिटीज में जो 5G है उसे इंप्लीमेंट कर दिया था या फिर उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था, 5th जनरेशन का जो इंटरनेट है। अच्छा देखिए, 5G इंटरनेट को लेकर कई सारी भ्रांतियां भी रहती हैं। खैर वैसे ये मजाक की बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि भारत तो अभी 5G भी नहीं ला पाया अच्छे से, अमेरिका तो 25G 26G इस्तेमाल कर रहा है, जापान में भी 20G इस्तेमाल हो रहा है। अरे ऐसा नहीं है,
वहाँ भी 5G ही इस्तेमाल हो रहा है, डेवलपमेंटल फेज में है। ऐसा नहीं है कि हम अपने यहाँ 5G डेवलप कर रहे हैं और वो 25G 26G इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी वो नहीं आया है। तो भ्रांतियाँ रहती हैं। एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी तो बता रहे थे कि सर ऐसी ऐसी भ्रांतियाँ रहती हैं, जैसे इस साल गर्मी थोड़ी जल्दी और ज़्यादा पड़ने लगी है। तो कह रहे थे कि मेरे गाँव में कुछ लोग ऐसे आपस में बातचीत कर रहे थे कि इस साल गर्मी इसलिए बहुत ज़्यादा पड़ रही है क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर रखा है। तो रसिया इतना ज़्यादा वहाँ पे बॉम्बिंग कर रहा है, मिसाइल्स मार रहा है कि उसके एक्सप्लोजन्स की वजह से हर जगह गर्मी बढ़ गई है और उसी की वजह से भारत में भी गर्मी बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। बताओ, अप्रैल और मार्च गर्मी का समय है। अब वहाँ जो बेचारे यूक्रेन के लोग हैं वो 10-12 डिग्री के टेम्परेचर में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। कई सारे लोग तो कई सारी जगहों पे ठंड से मर रहे हैं और वहाँ की बॉम्बिंग से इंडिया में गर्मी पड़ रही है। इस तरीके की भ्रांतियां भी लोगों के मन में रहती हैं। खैर, ये सब तो मजाक की बातें हैं, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से कंपनी स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके 5G का इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम जो इंडस्ट्री वर्टिकल्स हैं उनको ऑफर कर रहे हैं। इंडस्ट्री वर्टिकल का मतलब ये होता है कि इंडस्ट्री के भीतर ही पैरेलल इंडस्ट्रीज वर्क कर रही होती हैं। एक कंपनी ए है, ये कुछ गुड्स सप्लाई करती है, कुछ सर्विसेज मैन्युफैक्चर करती है, तो इसकी ये वर्टिकल इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। तो हम इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आइए और इनोवेट करिए कि 5G को कैसे भारत में इस्तेमाल किया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ जो टेक्नोलॉजी है वो अदर मिनिस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करेगा और देखेगा कि कौन से नेसेसरी अप्रूवल्स रिक्वायर्ड हैं, क्लियरेंसेस रिक्वायर्ड हैं, प्रोटोटाइप कैसे तैयार किया जाए, पायलट प्रोजेक्ट कैसे लॉन्च किए जाएं, डेमोज वगैरह कैसे लिए जाएं। जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस दिशा में काम करेंगे और 5G का जो इकोसिस्टम है हम उसे इंडिया में स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कलर ब्लाइंडनेस के बारे में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। कई सारे कैंडिडेट्स जो कलर ब्लाइंडनेस फेस कर रहे हैं उन्हें फिल्म मेकिंग या एडिटिंग के कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसे चेंज करिए और करिकुलम में बदलाव करके उन्हें भी एडमिशन दीजिए। चूंकि जो फिल्म मेकिंग और एडिटिंग है उसमें कलर कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखना एक ज़रूरी बात होती है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे रोक रखा था। बट अभी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं कि ऐसे लोगों को बार ना किया जाए और उन्हें भी इन कोर्सेज में एंट्री मिलनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली होती क्या है? सामान्य शब्दों में कहें तो कलर्स को डिस्टिंग्विश करने की क्षमता कम हो जाती है या नहीं रह पाती है कलर ब्लाइंडनेस में। एक व्यक्ति नॉर्मल स्थिति में कलर्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता। कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ सर्टेन कलर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। यूजुअली इसमें कोई भी व्यक्ति हरे और लाल के बीच में अंतर नहीं कर पाता और कई बार इसमें नीला भी शामिल हो जाता है कि वो हरा, लाल और नीला इसके बीच में अंतर नहीं कर पाते। इसे समटाइम्स कलर डेफिशिएंसी के नाम से भी पुकारा जाता है। हमारी आंखों की रेटिना में 2 प्रकार के सेल्स होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो पहला तो होता है रॉड्स। ये बेसिकली लाइट और डार्कनेस को डिस्टिंग्विश करते हैं, अंधेरा है कि उजाला है। उसके बाद होते हैं कोन्स। कौन से बताते हैं कि आपके सामने जो कलर है वो कलर कौन सा है, तो वो एक कलर को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। जो कोन्स होते हैं ये फर्दर 3 प्रकार के होते हैं। एक जो रेड कलर को डिस्टिंग्विश करता है, आइडेंटिफाई करता है, दूसरा ग्रीन को और तीसरा ब्लू को। फिर ये हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बेसिस पे वो कलर को परसीव करता है। जो कलर ब्लाइंडनेस होती है इसमें बेसिकली हो सकता है कि कोई एक कोन सेल या तो अब्सेंट हो या वो सही तरीके से काम ना कर रही हो। मान लीजिए रेड कलर की जो कोन सेल है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो रेड कलर को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर वो ग्रीन या ब्लू के साथ मिक्स कर सकता है या सिमिलर टाइप के ऑरेंज एंड ऑल के साथ मिक्स हो जाएगा। कुछ और भी तरीके कलर ब्लाइंडनेस हो सकते हैं, उनकी डिग्री भी अलग अलग हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि 3 के तीनों कोल्स जो कोन सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनमें से एक अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उस स्थिति में माइल्ड कलर ब्लाइंडनेस देखा जाता है। माइल्ड कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो ऐसा होता है कि आप अगर लाइट ठीक ठाक हो तो आप कलर्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं, नहीं तो आप नहीं कर पाते हैं। जो सीवियर कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है उसमें ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति कलर देख ही ना पाता हो, उसे चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट में दिखने लग जाती हैं। तब से सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाती है। उसे या तो ब्लैक या ग्रे के शेड में चीज़ें दिखेंगी, हालांकि बहुत अनकॉमन है। यूजुअली इस प्रकार की कलर ब्लाइंडनेस किसी को होती नहीं है, बहुत रेयर होती है। कॉजेस क्या होते हैं? देखिए, एक तो होता है यहाँ पर कॉन्जेनिटल कलर ब्लाइंडनेस। जो कॉन्जेनिटल कलर ब्लाइंडनेस होता है ये बेसिकली जेनेटिक होता है, जनरेशन बाय जनरेशन ये पास ऑन होता रहता है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो विजन डेफिशिएंसी फेस करता है कलर को लेकर। रफली देखा जाएगा, चूंकि ये जेनेटिक होता है, जनरेशन बाय जनरेशन आता है, तो इसका प्रभाव दोनों आंखों में एक जैसा होता है। और जो कलर ब्लाइंडनेस है वो जिस स्थिति में एक बार है वो लाइफ टाइम वैसी ही बनी रहती है, मतलब वो बढ़ती घटती नहीं है। दूसरा होता है मेडिकल कंडीशन। किसी व्यक्ति को बाद में कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आ गई, वो डिसीज, ट्रॉमा या किसी टॉक्सिन की वजह से हो सकता है।
इसमें ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति की एक आंख बेहतर हो और दूसरे में वो कलर ब्लाइंडनेस फेस कर रहा हो, और ऐसी कलर ब्लाइंडनेस की स्थिति समय के साथ और बिगड़ भी सकती है और खराब भी हो सकती है, क्योंकि ये जेनेटिक नहीं होती बल्कि किसी डिसीज, ट्रॉमा या टॉक्सिन का रिजल्ट होता है। कई सारी मेडिकल कंडीशंस में इस प्रकार के कलर ब्लाइंडनेस देखे जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोमा, डायबिटीज, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस डिसीज, अल्कोहलिज्म, लौकेमिया या फिर सिकल सेल एनीमिया। ऐसी स्थितियों में भी जो कलर ब्लाइंडनेस है उसकी प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रीटमेंट, अभी तक देखिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही इसे रिवर्स किया जा सकता है। हाँ, कुछ लेंसेस या फिर कलर फिल्टर ग्लासेस पहन के थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ सकता है। कुछ रिसर्चर्स सजेस्ट जरूर करते हैं कि जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के माध्यम से हम इसे इंप्रूव कर सकते हैं, यद्यपि इस फील्ड में कुछ खास सफलता अभी तक हमें मिली नहीं। अपना नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो कि बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन कॉमेट के बारे में है। देखिए, कॉमेट क्या होता है? कॉमेट एक लार्ज ऑब्जेक्ट होता है जो मेनली बना होता है डस्ट, आइस या फिर धूल के कण से, चट्टानों से, और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ये तो बेसिक बात हो गई। अभी कॉमेट के बारे में और समझेंगे। उसके पहले मामला क्या है? नासा का जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उन्होंने कंफर्म किया है एक बहुत ही बड़ा बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन, नाम थोड़ा सा टफ है बट मैं ले लेता हूं इस कॉमेट को। ये कहा गया कि ये अभी तक की जानकारी में आया हुआ सबसे बड़ा आईसी कॉमेट, न्यूक्लियस वाला कॉमेट है। देखिए, जो कॉमेट होता है उसके आसपास आपको एक धूल के कण, मिट्टी, डस्ट का एक एटमॉस्फेयर भी मिल जाएगा, और इनके सेंटर में एक कोर होता है जो कॉमेट होता है उसके ठोस जो चट्टानें होती हैं या जमी हुई गैसेस होती हैं उनका पार्ट होता है, तो उसे आप कॉमेट का न्यूक्लियस बोल सकते हैं। इस न्यूक्लियस को नाम दिया गया C2014 UN-271 बिकॉज इसे 2014 में खोजा गया था। ये 120 किलोमीटर डायामीटर का एक कॉमेट है। ये सामान्यतया जो कॉमेट्स हम जानते हैं उनकी तुलना में 50 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका भार लगभग 500 ट्रिलियन टन का है। जो कॉमेट है इसे 2 एस्ट्रोनॉमर्स ने मिलकर खोजा था, जिनमें से एक का नाम था पेड्रो बर्नार्डिनेली और दूसरे थे गैरी बर्नस्टीन। उन्हीं लोगों के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। बेसिकली एक डार्क एनर्जी सर्वे किया जा रहा था एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो चिली में है वहां पर। उसी के दौरान 2010 में फॉर द फर्स्ट टाइम इसे डिस्कवर किया गया और 2014 से इस पर इंटेंसिव स्टडी की जा रही है। दैट्स वाई इसके नाम में 2014 का इस्तेमाल किया गया। बेसिकली इसे खोज लिया गया था नवंबर 2010 में ही। ऐसा माना जाता है कि कॉमेट अपना ओरिजिन ट्रेस करता है ऊर्ट क्लाउड में। ऊर्ट क्लाउड क्या होते हैं? देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं उसके अलावा जो प्लूटो है उसके बाहर हमें मिलता है क्यूपर बेल्ट। यहां पर हमें कई सारे कॉमेट्स मिल जाते हैं, लेकिन इससे भी काफी दूरी पर हमें एक ऊर्ट क्लाउड का एरिया मिलता है। हालांकि ये एक हाइपोथेटिकल रीजन ही है, इसके बारे में हमें कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस रीजन से कई सारे जो कॉमेट्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो प्रेजेंट में ये कॉमेट है इसका ओरिजिन भी यही ऊर्ट क्लाउड है जो हमारे सोलर सिस्टम से काफी ज्यादा दूरी पर है। ये देखिए, ये जो ऊर्ट क्लाउड है ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहां पर पाए जाने वाले कॉमेट्स बहुत दूर हैं, हम उन्हें अच्छी तरीके से देख भी नहीं पाते, इन्हें कभी बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व भी नहीं किया गया है। इसका हाइपोथेसिस फॉर द फर्स्ट टाइम एक डच एस्ट्रोनॉमर थे जन ऊथ, उन्होंने 1950 में किया था। इसीलिए इसे ऊथ क्लाउड का रीजन बोलते हैं। यहां से कई सारे जो क्लाउड्स हैं उनका या जो कॉमेट्स हैं उनका ओरिजिन ट्रेस किया जाता है। कॉमेट्स देखिए वही होते हैं, ये लैटिन वर्ड कॉमेटा से निकला है जिसका मतलब होता है लॉन्ग हेयर्ड। क्योंकि जब ये सूर्य के नजदीक पहुंच जाते हैं तो जिसमें जलवाष्प या गैसेस होती हैं वो एक पूंछ का हिस्सा या लहराते हुए बालों का हिस्सा रूप ले लेती हैं। दैट्स व्हाई इन्हें लॉन्ग हेयर्ड या फिर पुच्छल तारा कहा जाता है, कॉमेट कहा जाता है। सबसे पहली बार कॉमेट को 1059 BC में, मतलब काफी पहले, आज से लगभग 3000 साल पहले ऑब्जर्व किया गया था एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा। इसे डर्टी स्नोबॉल भी समटाइम्स कह दिया जाता है। ये कुछ मील से टेंस ऑफ मील्स तक बड़े हो सकते हैं। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और जब ये काफी नजदीक पहुंच जाते हैं तो गर्म होने की वजह से डेब्रिस और डस्ट या गैसेस का एक सीरीज बन जाती है, एक पूंछ बन जाती है, इसलिए इसे पुच्छल तारा भी बोलते हैं। कॉमेट बेसिकली ये है कि ये अभी तक हमारे पास जो जानकारी है वो 3650 नोन कॉमेट्स की जानकारी है। कॉमेट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्रेडिक्टेबल कॉमेट और लेस प्रेडिक्टेबल कॉमेट। जो प्रेडिक्टेबल कॉमेट्स होते हैं वो बेसिकली कुपर बेल्ट से आते हैं। इनके बारे में हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से जानकारी होती है और ये बेसिकली बहुत 200 सालों के आसपास सूर्य का चारों ओर एक चक्कर लगा लेते हैं। इसमें एक बार काफ़ी फेमस है हैलीज कॉमेट, जो 76 ईयर्स में एक बार हमें दिखाई पड़ता है और अगली बार ये 2062 में दिखाई देगा। दूसरा है लेस प्रेडिक्टेबल कॉमेट। ये ऊथ क्लाउड से आने वाले कॉमेट्स होते हैं। ये बहुत लंबा समय लेते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में, लगभग 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है।
ये 30 मिलियन से ज्यादा साल का समय ले सकते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, तो हमें पता नहीं होता कि कितना टाइम लगाएंगे। दैट्स व्हाई इन्हें लेस प्रिडिक्टेबल कॉमेट कहा जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल पोलियो के बारे में है। हाल ही में कोविड-19 के जो नए वेरिएंट्स हैं उनकी पॉसिबिलिटी को डिटेक्ट करने के लिए जितने भी सीवेज सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट करने को कहा गया है ऐसे सेंटर्स पर से जहां पर इसके पहले पोलियो के सैंपल्स कलेक्ट किए जाते थे। मतलब पोलियो का कहीं कोई वायरस किसी सीवेज में तो नहीं फ्लो कर रहा है और उसका खतरा कहां पर कितना ज्यादा है, इसके लिए सैंपल्स कलेक्ट करके उसे इवेलुएट किया जाता था। अभी उन्हीं जगहों से जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे कोविड-19 के वेरिएंट्स को डिटेक्ट करने के लिए। पोलियो जो है वो पहले काफी ज्यादा एक इन्फेक्शियस डिसीज हुआ करती थी, वायरल डिसीज थी जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती थी। इसके 3 बेसिक टाइप्स हुआ करते थे, WPA1, 2 एंड 3, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। देखिए जो सिम्टम्स हैं वो तीनों ही स्ट्रेन्स में आपको एक जैसे ही दिखेंगे, जिसमें इरिवर्सिबल पैरालिसिस हो जाता है पेशेंट को या उसकी मौत भी हो जाती है। यद्यपि तीनों के बीच में जेनेटिक और कुछ वायरोलॉजिकल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जो पोलियो का वायरस है वो पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसमिट हो सकता है, फैकल या फिर ओरल रूट से, और बहुत ही कम ऐसा भी होता था कई बार कि जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर है उससे भी फैल जाता था। ये ज़्यादा प्रभावित करता था 5 साल से कम उम्र के बच्चों को, इसीलिए उन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था। इसका कोई क्योर तो नहीं था, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके ही इससे बचा जा सकता था, जिसके लिए हम वैक्सीन लेते थे। वैक्सीन 2 प्रकार की, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे बेसिकली बच्चे के जन्म के समय ही दिया जाता था और 3 डोज 6, 10 और 14 सप्ताह पे, और उसके बाद एक बूस्टर डोज दिया जाता था 16 से 24 महीने के बीच में। इसके अलावा एक IPV होता था, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। यहाँ पर जो DPT के 3 डोज दिए जाते थे, यानी कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस के, उसी के साथ एक जो डोज है वो पोलियो का भी दिया जाता था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूरोपा के बारे में है। यूरोपा जो कि जुपिटर का एक मून है, वहां पर माना जाता है कि बहुत बड़ी मात्रा में उसके सरफेस के नीचे पानी है। रिसर्चर्स ने अभी ये कहा कि वाटर पॉकेट्स हमें मिल सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, जो वहां पे डबल रिजेस हैं जुपिटर के मून यूरोपा पे। वहां पर एक्चुअली वहां पर हमें कई सारी रिजेस मिलती हैं, मतलब रिज की एक लाइन ऐसे होगी और एक लाइन ऐसे होगी और बीच में एक डिप्रेशन वाला एरिया होगा, ठीक है। तो ऐसे हमें कई सारे रिजेस मिलते हैं पूरे यूरोपा पे। आपको ये जो लाइंस दिख रही है ना, बेसिकली ये वो रिजेस ही हैं, और ऐसा कहते हैं रिजेस के नीचे बहुत सारा पानी है। स्लाइटली छोटा है ये अर्थ के मून से, और इसका डायमीटर अर्थ का 1/4 है। एक बहुत ही थिन ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर है यूरोपा के पास। डायमीटर में ये अर्थ से छोटा है, लेकिन इसके पास जो पानी है उसकी मात्रा अर्थ के पास जो ओशंस में वाटर है उसकी दुगनी हो सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जाती है। नासा एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो लॉन्च करेगा यूरोपा क्लिपर 2024 में, जो चक्कर लगाएगा जुपिटर के चारों ओर और कई दफा यूरोपा के नजदीक से गुजरेगा और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स के बारे में है। ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स में भी आपने इनके बारे में आज से पहले कभी ना सुना हो। ये कुछ बहुत ही बड़े और चमकीले तारे होते हैं जो आपको मिलते हैं आसमान में स्टार्स के क्लस्टर्स के बीच। ये क्लस्टर्स के बीच होते हुए भी आपको अकेले दिखेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बेंगलुरु में जो बेस्ड है, उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की, एक स्टडी कंडक्ट की कि इनका बिहेवियर इनके ग्रुप के बाकी तारों से अलग क्यों होता है और आखिर ये क्यों बन जाते हैं। देखिए, इस रिसर्च के लिए रिसर्चर्स ने UVIT इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया, यानी कि अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का। ये जो टेलीस्कोप का हिस्सा है ये एस्ट्रोसैट का है, जो इंडिया का फर्स्ट साइंस ऑब्जर्वेटरी है स्पेस में। उसी का इस्तेमाल करके हमने इनकी इमेजेस को कलेक्ट किया और ब्लू स्ट्रैगलर के बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश की। वैसे तो देखिए, सामान्यतः आपको इनका कलर समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम बहुत हाई क्वालिटी इमेजिंग करते हैं तब हमें पता चलता है कि तारों का जो कलर होता है वो अलग अलग होता है। तारे जितने छोटे होते हैं उनका कलर, जैसे नॉर्मल जो तारा होगा वो आपको लाल रंग का दिखेगा, उसके बाद जब उनका साइज बढ़ता जाएगा तो वो येलो दिखेंगे, और जब उनका साइज बहुत बड़ा होता है तब वो ब्लू कलर के दिखते हैं और कंपैरेटिवली यंग भी होते हैं। तो जो तारा जितना बड़ा होता है उसे खुद को सस्टेन करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इनकी एज कम होती है। तो ये जो बड़े तारे होते हैं इनकी एज कम होती है। इसका रीजन ये होता है बिकॉज इन्हें खुद को सस्टेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। यू मे फील कि जो छोटे तारे हैं तब उनकी एज जो है वो कम होनी चाहिए क्योंकि इनके पास तो कम एनर्जी होगी क्योंकि ये तो छोटे हैं, बट ऐसा नहीं है। मामला कुछ यूं है कि जो एक तारे का ग्रेविटेशन होता है जो उसको अंदर की ओर ढकेलता है, उसे रेजिस्ट करने के लिए उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होना चाहिए जो उसको बाहर की ओर ढकेले, और इस न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए उस तारे के भीतर होनी चाहिए एनर्जी।
तो जब तक और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो अपने खुद के ग्रेविटेशनल फोर्स से बचा रहेगा। चूंकि तारा बड़ा होगा तो उसके कोर की ओर ग्रेविटेशन फोर्स भी ज्यादा होगा, तो उसे ज्यादा एनर्जी भी चाहिए होगी उस ग्रेविटेशनल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए। एंड दैट इज द रीजन कि जैसे ही इस तारे की इंटरनल एनर्जी यानी हाइड्रोजन कम पड़ता है और न्यूक्लियर रिएक्शन वीक पड़ता है, ये तारा खुद के ऊपर कोलैप्स करके खत्म हो जाता है। ये दैट इज द रीजन कि जो बड़े तारे होते हैं उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है खुद को सस्टेन करने के लिए, और वो कम समय तक जिंदा रह पाते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। छोटा तारा, उसके पास एनर्जी कम होती है लेकिन वो लंबे समय तक जिंदा रह पाता है बिकॉज उसके कोर की ओर उसका ग्रेविटेशन कम होता है। जबकि बड़े तारों को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है खुद को सस्टेन करने के लिए, खुद की ग्रेविटी से बचने के लिए। जैसे उनका इंटरनल जो एनर्जी सोर्स है वो कम पड़ेगा, वो कोलैप्स कर जाएंगे। बड़े तारे ब्लू कलर के होते हैं यूजुअली, और उन्हें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जो ब्लू स्ट्रैगलर्स होते हैं, इससे ये समझ में आ गया कि ये बहुत बड़े तारे होते हैं जो मल्टी सीक्वेंस स्टार में हमें दिखते हैं, या तो ओपन या फिर ग्लोबुलर क्लस्टर में। ये ज्यादा ल्यूमिनस, ज्यादा चमकीले होते हैं, ब्लूअर होते हैं, नीले होते हैं, और आसपास के क्लस्टर से अलग ही दिख रहे होते हैं। जैसे ये एक ग्लोबुलर क्लस्टर है जिसमें बहुत सारे तारे हैं, और यहां पर आपको कई सारे ब्लू कलर के तारे दिख रहे हैं ना, ये हैं ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स। यहां पर देखिए इसमें भी कई सारे आपको ब्लू स्ट्रैगलर स्टार दिख रहे हैं। ये बाकी के तारों की तुलना में डिफरेंट बिहेव करते हैं, और ये क्यों बन जाते हैं इनके बारे में हमें कुछ खास जानकारी अभी तक नहीं है, थियरीज है कुल मिला के। ग्लोबुलर क्लस्टर क्या होता है? जैसे कि हमारे स्पेस में कोई एक क्लाउड हो सकता है, एक बहुत बड़ा सा क्लाउड। इसी क्लाउड से धीमे धीमे कई सारे स्टार्स बने। तो ये जो तारे इस एक सिमिलर क्लाउड से बन रहे हैं और एक ही टाइम में बन रहे हैं, यूजुअली इनका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होगा, इनकी एज सेम होगी बिकॉज ये एक ही क्लाउड से बने हैं। तो इसी क्लाउड से बहुत सारे सपोज करिए तारे बन गए, तो ये तारे एक क्लस्टर के रूप में एक ही जगह रहेंगे। इनके बीच की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, ये तारे काफी पास पास होते हैं बिकॉज एक ही क्लाउड से बने होते हैं। दूसरा, इनका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होता है और ये एक ही एज के होते हैं। लेकिन इन्हीं तारों के बीच में हमें मिलते हैं कुछ ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स, कुछ ऐसे स्टार्स जिनकी उम्र बाकी के तारों की तुलना में कम होती है। ये कंपैरेटिवली नए दिखते हैं, इनका कलर डिफरेंट होता है, और कई दफा ये बाकी के तारों की तुलना में अलग बिहेव भी करते हैं, जबकि वो उसी ग्लोबुलर स्ट्रैगलर या जो ग्लोबुलर क्लस्टर है तारों का, उसी का हिस्सा है, फिर भी वे अलग बिहेव करते हैं। एंड दैट्स व्हाई वैज्ञानिक काफी ज्यादा रुचि लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसी ग्रुप में जब सेम क्लाउड से सेम समय पे बने हुए तारे हैं तो ये क्यों नए दिखते हैं, ऐसा क्यों लगता है इनकी उम्र कम है, और ये क्यों अलग बिहेव करते हैं, ये क्यों ब्लू कलर के हो जाते हैं। तो सवाल कई सारे हैं, सवालों के जवाब दिए गए हैं कई तरीके से। ब्लू स्ट्रैगलर्स के बारे में फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवरी की गई एलन सैंडिश के द्वारा 1953 में, जब उन्होंने ग्लोबुलर क्लस्टर M3 को स्टडी किया और वहां पर उन्हें कई सारे ब्लू स्ट्रैगलर मिले। देखिए, इस संबंध में कई सारी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी तो ऐसी है जिस पर ज्यादातर वैज्ञानिक भरोसा नहीं करते। उसका मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो स्टार्स हैं ये इस ग्लोबुलर क्लस्टर का पार्ट है ही नहीं, रदर ये बाद में इस क्लस्टर में ट्रैप हो गए या फंस गए, एंड दैट इज द रीजन ये कंपैरेटिवली कम एज के दिखते हैं और अलग बिहेव करते हैं। हालांकि इस थ्योरी को ज्यादा समर्थन मिलता नहीं है क्योंकि इनका केमिकल कंपोजिशन वगैरह सेम लगता है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये उसी ग्लोबल क्लस्टर के क्लाउड का हिस्सा है। तो खैर, ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो एक थ्योरी पहली वाली बनती है वो ये है कि ऐसा पॉसिबल है कि दो तारे रहे हों इसी क्लस्टर के और वो आपस में टकरा गए। चूंकि मैंने आपको बताया कि इस क्लस्टर में तारे बहुत नजदीक होते हैं, डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, तो तारों के टकराने की संभावना बनी रहती है। और उसके बाद बना एक नया तारा। तो जो नया तारा बनेगा वो कंपैरेटिवली बड़ा होगा, उसका कलर ब्लू हो जाएगा, तो ब्लू स्ट्रैगलर बन जाएगा। और वो चूंकि बाद में टकराने के बाद बना है तो उसकी एज भी हमें कम लगेगी। तो ये तो पहला कारण हो सकता है, पहला हाइपोथेसिस हो सकता है। दूसरा हाइपोथेसिस ये हो सकता है कि पूरी संभावना ये हो सकती है कि दो तारे आपस में टकराए ना, बल्कि एक तारा जो है वो दूसरे तारे के नजदीक आ जाए और इस तारे की सारी एनर्जी अपने पास खींच ले। सिमिलरली ये जो दूसरा वाला तारा है ये एक व्हाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला तारा बड़ा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा और बन जाएगा एक ब्लू स्ट्रैगलर। तो ये तो दूसरी थ्योरी है जिसमें एक तारा दूसरे तारे से टकराता नहीं, रादर उसकी पूरी एनर्जी को खींच लेता है। अब दोनों थ्योरीज में हमें ऐसा समझ में आया कि दो तारे आसपास होते हैं जिनकी वजह से ये जो पूरा सिस्टम है वो तैयार होता है ब्लू स्ट्रैगलर का। लेकिन हमें कई सारे ब्लू स्ट्रैगलर ऐसे दिखे जो पेयर्स में हैं, नजदीक हैं और दोनों ब्लू स्ट्रैगलर हैं। अब ये हाइपोथेसिस गलत होने लगती है कि भाई अगर इसने इसकी एनर्जी को खींचा या इसने इसकी एनर्जी को खींचा तो एक तो व्हाइट डॉर्फ होना चाहिए, लेकिन व्हाइट डॉर्फ तो एक भी नहीं है, दोनों ब्लू स्ट्रैगलर हैं। अब क्या करें? तो फिर यहां पे एक नई हाइपोथेसिस आती है कि देयर मस्ट बी अ थर्ड स्टार जिससे इन दोनों को एनर्जी मिली हो और ये दोनों ब्लू स्ट्रैगलर बन गए और ये व्हाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो गया। तो ये तीसरे हाइपोथेसिस निकल के आती है
कि 3 तारे हो सकते हैं जिसमें से एक जो है वो बाकी 2 को एनर्जी देके दोनों को ब्लू स्ट्रैगलर बना देता है। हालांकि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस दूसरी वाली थियरी को यहां पे समर्थन दिया है, जो रिसर्च हुआ है, कि जो एक तारा है वो दूसरे तारे की एनर्जी को खींच लेता है, एक बन जाता है व्हाइट डॉर्फ और अगला बन जाता है ब्लू स्ट्रैगलर। तो ये तो मामला रहा ब्लू स्ट्रैगलर का। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको आसान भाषा में इसे समझाया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एपिसोडिक एक्रिटिंग यंग स्टार्स के बारे में है। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस से बिलोंग करते हैं, यानी कि एरीज से, उन्होंने डिस्कवर किया है एक गैया 20 EAE। तो गैया 20 EAE है क्या? ये यंग स्टार्स का एक ग्रुप है जो काफी रेयरली देखे जाते हैं। यहां पर हमने देखा कि ये स्टार्स अचानक से अपनी ब्राइटनेस इंक्रीज कर रहे हैं समय समय पे। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, कुछ स्टार्स इन मेकिंग होते हैं। तारे कैसे बनते हैं? एक धूल के कण और चट्टानों के, पत्थरों के और गैसेस की डिस्क होती है, और ये डिस्क आपस में ऐसे कॉन्सेंट्रेट होती रहती है, और इसके बीच में एक स्टार फॉर्मेट, जो स्टार का फॉर्मेशन है वो होता रहता है, ठीक है। या एक डिस्क के कई सारे जो स्टार्स हैं वो बन सकते हैं। डिस्क बहुत बड़ी होती है, कई लाइट ईयर्स में फैली होती है। तो ये जो स्टार फॉर्मेशन चल रहा होता है, इनिशियली इनके पास, चूंकि ये बहुत इनिशियल फेज में होते हैं, तो ये अपनी एनर्जी हाइड्रोजन फ्यूजन से नहीं पाते, बिकॉज इनका कोर इतना स्ट्रांग नहीं होता कि हाइड्रोजन फ्यूजन कर सके। जो कंपाउंड्स इसके सेंटर की ग्रेविटेशन की ओर आ रहे होते हैं, उनके ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हीट एनर्जी जनरेट होती है। तो एक तो ये इनकी एनर्जी का सोर्स होता है। दूसरा, ड्यूटेरियम का फ्यूजन होता है। ये प्री मेन सीक्वेंस फेज जो स्टार्स का होता है उसमें इनकी एनर्जी का सोर्स होता है। तो ये अपनी डिस्क से जो भी मास है उसे कलेक्ट करते रहते हैं और अपना साइज बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जो प्री मेन सीक्वेंस स्टार होते हैं, ये डिस्क से अपना जो मास है वो गैदर करते रहते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसे ही मास एक्रेशन कहा जाता है। मतलब डिस्क, जो धूल के कण की एक डिस्क है, उससे मास को कलेक्ट करना। तो ये उसी से खुद को फीड करते रहते हैं। बट ऑल ऑफ सडन ऐसा होता है कि जो मास होता है वो बहुत ज्यादा ग्रैब कर लेते हैं, बहुत ज्यादा, कुछ किसी भी प्रकार से अगर वोलेटिलिटी क्रिएट होती है तो मास अचानक से ये ज्यादा उस डिस्क से लेने लग जाते हैं, और उसकी वजह से इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 4 से 6 गुना बढ़ जाता है। इनकी ब्राइटनेस भी बढ़ जाती है, जो हमें ऑप्टिकल बैंड में दिखती भी है। तो ऐसे स्टार्स को हम स्टडी करते हैं जहां पर एपिसोडिक एक्रेशन देखने को मिलता है यंग स्टार्स में। अचानक से वो अपने डिस्क से ज्यादा मास ले लेते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, उनका जो ब्राइटनेस है वो भी बढ़ जाता है। हमें अभी तक लगभग 25 ऐसे रेयर ग्रुप्स मिले हैं जिनको हमने डिस्कवर किया है, और हम उन्हें लगातार स्टडी भी कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो परसेवरेंस रोवर के बारे में है। नासा ने अभी हाल ही में मार्स पे सोलर एक्लिप्स को कैप्चर किया। मतलब मार्स पर भी तो सूर्य ग्रहण हो सकता है ना, उसे नासा ने 30 जुलाई को इसे लॉन्च किया था। ये 18 फरवरी 2021 को मार्स पे पहुंचा था। काफी एडवांस, एक्सपेंसिव और सोफिस्टिकेटेड मोबाइल लेबोरेटरी है जिसे मार्स पे भेजा गया है यूएसए के द्वारा या नासा के द्वारा। इसकी सबसे स्पेसिफिकेशन तो ये है कि ये वहां की जमीन को ड्रिल करके सैंपल कलेक्ट कर सकता है। वहां पर ये अपनी एनर्जी मल्टी मिशन रेडियो सोटो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर MMRTG से प्राप्त करता है। मतलब वहां पे नेचुरली जो रेडियो एक्टिव डीके होता रहता है प्लूटोनियम का, उसी हीट का इस्तेमाल करके ये इलेक्ट्रिसिटी में उसे कन्वर्ट कर लेता है। इसका बेसिक काम ये है कि क्या पास्ट में मार्स पे कोई भी माइक्रोबियल लाइफ रही थी, उसे स्टडी करना, फर्दर वहां की रॉक डस्ट को कलेक्ट करके उसे इकट्ठा करके उसको स्टडी करना, ये इनका बेसिक काम है। बर्ड फ्लू के बारे में है। हाल ही में चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन ने अनाउंस किया कि उनके यहाँ 4 साल के एक बच्चे को इन्फेक्टेड पाया गया है। H3N8 जो वेरिएंट है बर्ड फ्लू का, उससे जब उस बच्चे में सीवियर सिम्टम्स देखे गए इंक्लूडिंग फीवर। ये जो बर्ड फ्लू का वेरिएंट है H3N8, ये हॉर्सेस में ओरिजिनेट होता है और फिर डॉग्स में ट्रांसमिट हो जाता है। हम माने या ना माने, लेकिन धीमे धीमे चाइना दुनिया भर में वायरसेस के आउटब्रेक का हब बनता जा रहा है। इसे फॉर द फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया गया था नॉर्थ अमेरिका के वाटर फ्लो में 2002 में। यद्यपि अभी तक इसके कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता हो। हाईली जोनोटिक है, मतलब जानवरों से इंसानों में आता है। बर्ड फ्लू की लार्जली बात करते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे सामान्य भाषा में एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू के नाम से पुकारा जाता है, ये इन्फ्लुएंजा वायरसेस से होता है और बेसिकली सबसे लार्जली इन्फेक्ट करता है बर्ड्स को। दैट्स वाई इसे बर्ड फ्लू बोलते भी हैं। जो काफ़ी कॉमन इन्फ्लुएंजा वायरस हैं, ज़्यादातर जो भी हैं वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करते। उनमें से कुछ एक हैं जो इंसानों में जो सीरियस इन्फेक्शन है वो कॉज करते हैं। दैट इज AH5N1 और H7N9। जो एवियन H5N1 वायरस सब टाइप है, ये हाईली पैथोजेनिक वायरस है, काफ़ी खतरनाक होता है। इसने फॉर द फर्स्ट टाइम किसी भी इंसान को 1997 में इन्फेक्ट किया था, जब वहाँ पे पोल्ट्री एपिडेमिक स्टार्ट हुआ। बहुत सारे जो पोल्ट्री फार्म्स थे वहाँ पर इसका इन्फेक्शन फैला। हांगकांग का जो रीजन है चाइना का, बेसिकली वहाँ पर, ठीक है। बेसिकली देखिए, इन्फ्लुएंजा जो वायरस है इसके 4 टाइप्स होते हैं, ABCD। इन्फ्लुएंजा A और B 2 ऐसे टाइप्स हैं जो
एपिडेमिक या सीजनल इन्फेक्शन लगभग हर साल कॉज करते हैं। इसका प्रभाव लगभग हर साल हमें मोरल देखने को मिल जाता है। जो इन्फ्लुएंजा सी टाइप है ये मेनली इंसानों में होता है और अक्सर ये डॉग्स या पिग्स में हम देखते हैं, उसके बाद ये इंसानों में आता है। जो इन्फ्लुएंजा डी है ये मेनली कैटल्स में होता है और ये अभी तक तो इंसानों को इन्फेक्ट ना करने वाला वायरस या जो सब टाइप है वो बना हुआ है। कॉमन सिम्टम्स कफ, फीवर, सोर थ्रोट, गले में खराश, मसल एक्स, हेडेक और ब्रेथ की शॉर्टनेस, सांस लेने में दिक्कत, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम लंबी चल जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर सकती है, लाइक निमोनिया, रेस्पिरेटरी फेल्योर, किडनी का काम ना करना या फिर हार्ट प्रॉब्लम। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? देखिए, एंटीवायरल ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट होता है। जैसे ही सिम्टम्स पता चलें इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। यद्यपि एक बात और भी देखने वाली है कि ज़्यादातर जो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं वो AH5N1 और AH7N9 के खिलाफ काम करते नहीं हैं, तो दिक्कत हो जाती है। फिर भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत तो ज़रूर से रहती है। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न है H1N1 वायरस के बारे में। 2015 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछा था। आसान सा प्रश्न था। उस समय इसका आउटब्रेक काफ़ी मैसिव स्केल पे था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और उस समय के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहा होगा कि उन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा। तो सिंपली पूछा गया था किससे एसोसिएटेड है और जवाब था डी, यानी कि स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रभावी था और उसी रेफरेंस में H1N1 वायरस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वर्टिकल फार्मिंग के बारे में है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग वर्टिकल फार्मिंग का जो मेथड है वो 95% ज़्यादा वाटर एफिशिएंट है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस। वर्टिकल फार्मिंग का मतलब आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, आप एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं जो वर्टिकल होता है और उसमें कई लेयर्स पे आप प्लांटेशन कर देते हैं, सब्जियां या फिर कोई ऐसा जो प्लांट है वो लगा देते हैं जो बहुत बड़ा ना होता हो। तो अर्बन एरियाज़ में सब्जी वगैरह लगाने के लिए बहुत सारे लोग वर्टिकल फार्मिंग का इस्तेमाल करते भी हैं। 1950 गिलबर्ट एलिस बैले, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, दैट इज वर्टिकल फार्मिंग। इस संबंध में उन्होंने किताब भी लिखी थी, वर्टिकल फार्मिंग उसका टाइटल भी था। 1980 में आरके ओल्सन, ये एक स्वीडिश इकोलॉजिकल फार्मर थे, इन्होंने स्पाइरल शेप का एक रेल सिस्टम तैयार किया था जहां पर वो इस प्रकार की फार्मिंग को शुरू करते हैं, प्लांट्स को उगाते हैं। और उनका ये कहना था कि शहरों में वर्टिकल फार्मिंग के माध्यम से वेजिटेबल्स को उगाया जाना एक बहुत ही कारगर तरीका साबित हो सकता है, बिकॉज इसमें आपको ज़मीन की कम ज़रूरत पड़ती है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट इसका जो वर्टिकल फार्मिंग का है वो 1999 में इवॉल्व होता है। प्रोफेसर डिक्सन डेस्पोमियर इसे इवॉल्व करवाते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल फार्मिंग हम करते नहीं है, जैसा कि नॉर्मली आपने खेतों में देखा होगा सब्जियों को उगाया जाता है। रादर हम कोई वर्टिकल प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं जिसमें वेरियस लेयर्स में हम कोई भी प्लांट्स उगाते हैं। वर्टिकल फार्मिंग एक बहुत ही ब्रॉडर सिस्टम है जिसमें एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स भी शामिल हो जाते हैं। तो ये सभी एक ब्रॉड अम्ब्रेला एम्बिट में आते हैं, जिसे आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोल सकते हो। प्रोटेक्टेड किस तरीके से आप समझ जाओगे, बिकॉज आप इसे इन हाउस डेवलप कर सकते हो, तो वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सभी फैक्टर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। जो वेदर कंडीशंस हैं आप उनसे भी इन प्लांट्स को बचा सकते हो, इसीलिए इसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोलते भी हैं। यहाँ पे दो शब्द आए हैं, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। इनका मतलब आप जानना चाहेंगे। हाइड्रोपोनिक्स में बेसिकली होता यह है कि हम जो खेती करते हैं या प्लांट्स लगाते हैं उनमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि जो जड़ होती है वो पानी के किसी बाउल में तैरती रहती है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिट्टी नहीं होती। जो पानी होता है उसी में कुछ न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जाते हैं और जड़ उसी पानी से न्यूट्रिएंट ले लेता है। तो बिना मिट्टी की आवश्यकता के हम हाइड्रोपोनिक्स में जो प्लांट्स हैं उनको उगा लेते हैं। यहाँ पे जो एरोपोनिक्स होता है इसमें जो जड़ होती है वो हवा में यूँ लटक रही होती है, किसी भी प्रकार की ना तो कोई मिट्टी ना ही कोई पानी। समय समय पे इस पर कुछ न्यूट्रिएंट्स स्प्रे किए जाते हैं, उन्हीं से अपनी एनर्जी ले लेता है और बाकी एयर को लेकर काफ़ी एक्सपोज होता है, तो हवा से भी अपना जो नरिशमेंट है वो लेता रहता है। तो ये होता है एरोपोनिक्स, मतलब मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता। एरोपोनिक्स में जड़ें हवा में होती हैं और हाइड्रोपोनिक्स में पानी में होती हैं। इसका एक कंबाइंड वर्ड हमारे सामने आता है, दैट इज एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स में दो की वर्ड्स हैं, एक तो है एक्वाकल्चर जहाँ पे आपने पता होगा कि जो फिश वगैरह है उसका कल्टीवेशन किया जाता है। फर्दर हाइड्रोपोनिक्स जहाँ पे जो जड़ें होती हैं वो पानी में होती हैं। तो हम एक ऐसा चैम्बर बना सकते हैं जहाँ पर नीचे मछलियाँ हों और उसी में हम हाइड्रोपोनिक्स वाले पौधे लगा दें जो बिना मिट्टी के पानी में अपना न्यूट्रिएंट लेते रहें। अब दोनों को फ़ायदा हो जाएगा। जो फिश हैं वो न्यूट्रिएंट रिच वेस्ट तैयार करती रहेंगी जिससे एनर्जी लेंगे ये प्लांट्स, और प्लांट्स ये जो पानी है उसे फिल्टर और प्यूरिफाई करते रहेंगे। तो मछलियों को भी फ़ायदा हो जाएगा और प्लांट्स को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है एक्वापोनिक्स में प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, मतलब इससे क्रॉप यील्ड बढ़ती है, ये वेदर कंडीशन को लेकर ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, अच्छे से बियर कर लेते हैं।
इकोलॉजिकल जो इकोसिस्टम डिसरप्शन है उससे भी हम बचे रहते हैं, एनवायरमेंट को कंजर्व कर पाते हैं और पानी की भी बचत होती है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। देखिए जीरो टिलेज यानी कि फार्मिंग या एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, यही इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है। 2020 का प्रश्न है ये, जीरो टिलेज एग्रीकल्चर, बिना जो गुड़ाई होती है या फिर जो ट्रैक्टर से आप मिट्टी उखाड़ते हैं उसके आप एग्रीकल्चर कर लें, जीरो टिलेज। इसमें 3 स्टेटमेंट है। सोइंग ऑफ व्हाट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप, जो पहले के रेसिड्यूज हैं उनको बिना बर्न किया आप अगली क्रॉप लगा दीजिए। विदाउट द नीड ऑफ नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग, यहाँ पे जो हमने देखा होगा धान के पौधे होते हैं उनको एक एक करके लगाया जाता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पैडी प्लांट कर देते हैं सॉइल में, जो गीली सॉइल होती है उसमें। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन सॉइल का इसमें पॉसिबल होता है। तीन के तीनों ही गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, डी इज द आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हेपेटाइटिस बी के बारे में है। दुनिया के कई सारे देशों में जैसे कि यूएस और यूके में मिस्टीरियस केसेस देखे जा रहे हैं बच्चों में हेपेटाइटिस बी के। हेपेटाइटिस बी ये लिवर का इन्फेक्शन होता है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलता है। ये फैल सकता है ब्लड, सीमन या फिर किसी भी अदर बॉडी फ्लूइड से किसी अन्य व्यक्ति को। इसके लिए हमें वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करना होता है रोकने के लिए। सिम्टम्स में जॉन्डिस, फीवर, फटीग, लंबे समय तक देखा जा सकता है वॉमिटिंग, भूख ना लगना, जॉइंट्स पर पेन होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। जो वायरस है वो समटाइम्स बहुत कम समय तक रहता है और खुद ही खत्म हो जाता है, लेकिन अगर ये खुद से खत्म नहीं हुआ तो सीरियस इलनेस हो सकती है जिसमें ऑर्गन्स कैरी, लिवर फेल्योर, इवन कैंसर तक का जो स्टेटस है वो जा सकता है। एडिनोवायरस ये हेपेटाइटिस बी को कॉज कर रहा है बच्चों में। एडिनोवायरस वायरसेस का एक ग्रुप है जो इन जनरल कोल्ड या फ्लू लाइक सिम्टम्स देता है, जैसे फीवर, सोर थ्रोट, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, कॉन्जेक्टिविटिस, एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो स्टमक में जलन होती है, डायरिया, वॉमिटिंग, नॉजिया, स्टमक पेन, ये सब होता है बेसिकली एडिनोवायरस से। यहाँ पर देखिए जो एडिनोवायरस की हम बात कर रहे हैं, एडिनोवायरस से इन जनरल तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। एडिनोवायरस में जो एक व्यक्ति होता है अगर वो क्लोज कॉन्टैक्ट में आता है जो प्रभावित है एडिनोवायरस से, तो उसको भी हो सकता है, कफिंग, स्नीजिंग से भी ये फैल सकता है। एडिनोवायरस के वैसे तो 50 से ज़्यादा टाइप होते हैं, लेकिन इनमें जो 41 है, टाइप 41 एडिनोवायरस, ये बच्चों में हेपेटाइटिस बी कॉज कर रहा है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।